मेरे दादाजी चाहते थे कि उनका ये लौंडा पूरी जिंदगी ऐश करे, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक कतई जहर दिखने वाली फीमेल बॉस को मेरी होने वाली बीवी के रूप में पक्का कर दिया। अपने सामने खड़ी उस कड़क बंदी को देखा जिसका गोरा रंग, हसीन चेहरा और लंबी टांगे थी, तो मैंने सोच लिया कि बिना कोई लफड़ा किए सीधा पहला हमला मैं ही करूंगा, ताकि मेरा भौकाल एकदम बना रहे। ना तो मैं तुझसे प्यार करता हूँ और ना ही तू मुझसे करना। हमारी शादी के बाद हम दोनों अपना अपना अलग रास्ता नापेंगे और कोई किसी की जिंदगी में बेवजह टांग नहीं अड़ाएगा। तुझे ई खानदान की छोटी मालकिन वाला तगड़ा रुतबा और भौकाल देने के अलावा मैं तुझे जो चाहे वो सब दे सकता हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो एकदम शांत खड़ी रही और कुछ नहीं बोली, और मुझे अपने सपनों में भी अंदाजा नहीं था कि बस 2.5 दिन के बाद ही मुझे अपनी इस फालतू बकवास के लिए खुद के मुंह पर 80 जोरदार थप्पड़ मारने का मन करेगा। अभी कुछ ही देर पहले मेरे दादाजी ने अपनी नस काटने का ड्रामा करके मुझे इस सौदेबाजी वाली शादी के लिए राजी किया था। अपनी होने वाली बीवी का नाम सुनते ही मेरा तो सिस्टम हैंग हो गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो मेरे जिगरी यार की बड़ी बहन है। मैंने बस उसका नाम सुना था, वो मुझसे बड़ी है ना, पूरे 5 साल बड़ी है। बुढ़े तू हंसते हुए बोला था, क्या 5 साल बड़ा होना इतना ज्यादा होता है? मैंने अपने दांत पीसते हुए कहा, तूने देखा कि मुझे बचपन से किसी माँ का प्यार नहीं मिला तो तूने मेरे लिए सीधा एक माँ ही खोज निकाली। उस बुढ़े को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। वो हंसा और बोला, अगर इस तरह से सोचने पर तुझे थोड़ी शांति मिलती तो तू मजे से ऐसा ही सोच सकता है। मैं गुस्से में आग बबूला होकर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उस बुढ़े ने मुझे दरवाजे से ही जोर की आवाज लगाकर वापस बुला लिया। तू बाहर जाकर खूब मजे कर सकता है, पर औरतों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। एक मर्द का सबसे बड़ा गहना उसकी शरीफी होती है। ये सुनकर मैं एकदम चिढ़ गया और लाचार महसूस करने लगा। मैं एक मर्द हूँ, मुझे दहेज या गहने की क्या जरूरत है? क्लब के सामने गाड़ी रोकते ही मुझे बाहर निकलते ही अपना जिगरी या शेन यीचन सामने दिख गया। शेन यीचन अपनी बत्तीसी दिखाते हुए मेरे पास आया और मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। बोला, अहीन मेरे भाई, आज रात तू एकदम कतई जहर और स्मार्ट लग रहा है। मैंने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और मुंह बनाते हुए उससे पहले ही सीधे क्लब के अंदर घुस गया। शेन यीचन थोड़ा हैरान रह गया और मेरे पीछे दौड़ कर आया। तुझे अचानक क्या बीमारी हो गई है बे? मैंने उसे तिरछी नजर से घूरा और कुछ नहीं बोला। क्या हुआ? मैं तो शेन यीचन को अपना भाई मानता हूँ। ये नल्ला मेरा साला बनने के सपने देख रहा है और ऊपर से मुझसे ही पूछ रहा है कि क्या हुआ। तभी क्लब के उस बड़े हॉल के दूसरी तरफ से कुछ लोग हमारी ही दिशा में चलते हुए आ रहे थे। शेन यीचेन मुस्कुराया और उसने उस ग्रुप की एक औरत को जोर से आवाज देकर बुलाया, दीदी आप यहाँ कैसे? मुझे अचानक जोर का झटका लगा कि वो शेन यीचेन की सगी बहन है, मेरी वही होने वाली बीवी जिसे मैं कभी नहीं मिला था, जो मुझसे पूरे 5 साल बड़ी थी। वो रही शेन किंगक्यू। मैं बिना पलक झपकाए बस उसे ही घूरता रह गया। एक कड़क बिजनेस सूट उसके एकदम परफेक्ट फिगर को उभार रहा था। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था और उसमें एक गजब का ठंडा एटीट्यूड था। अब मेरी वॉट लग गई। मुझे महसूस हुआ कि मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। शेन किंगक्यू ने शेन यीचेन को जल्दी घर जाने को बोल दिया। उसकी तेज नजरें सीधे मेरे ही ऊपर गड़ी हुई थी। मेरा शरीर तुरंत अकड़ गया और मेरा वो बेहद ही स्मार्ट और हैंडसम सा चेहरा भी अंदर से थोड़ा गर्म हुआ। अगले ही पल उसने एकदम शांत आवाज में मुझसे पूछा, क्या तुम भी इसके जिगरी दोस्त हो? वहां खड़े सभी लोग तुरंत जोर से ठाके लगाकर हंस पड़े और उसे चिढ़ाने लग गए थे कि यह खानदान के सबसे बड़े वारिस को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। शेन किंगक्यू ने एक खतरनाक स्माइल दी। उसकी आवाज में मजाक तो था, पर वो बहुत ही ज्यादा सख्त थी सच में। उसने कहा, इसे भी सुधारने की बहुत जरूरत है। मेरा चेहरा तुरंत शर्म से कानों तक लाल हो गया। मैं चुपचाप एक प्राइवेट कमरे में घुस गया और जाकर मैंने एक गिलास एकदम ठंडी शराब गटक ली। तब जाकर मैं अपने दिल की उस भारी भसड़ को शांत कर पाया। रात के 11 बज चुके थे। शेन यीचेन जाने को खड़ा हुआ और बोला, मेरी दीदी ने मुझे जल्दी घर आने के लिए कहा है। उसने अपना सिर घुमाया और मुझे देखकर वही बात एक बार फिर से मजे लेकर दोहराई, जीजा जी आपको भी अब सीधा अपने घर ही जाना चाहिए। ये सुनकर इस बार मेरा दिमाग पूरी तरह से फट गया। वो मुझे घर जाने को बोल रही है तो क्या मैं सच में घर चला जाऊंगा? क्या वो बंदी अभी से मेरा कंट्रोल चाहती है? सपने देखना बंद करे। मैंने एकदम बेइज्जती वाले एटीट्यूड में टांग पे टांग चढ़ाई। तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं जाने वाला हूँ। शेन यीचेन ने हाँ में सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। ओ ए रुक! मैं अचानक पीछे से चिल्लाया और एक शक्की नजर से उसे घूरते हुए उससे सवाल पूछ लिया, तू बाहर जाके मेरी कोई चुगली तो नहीं करने वाला है ना? शेन यीचेन एकदम कंफ्यूज लग रहा था। कैसी चुगली भाई? मैंने एकदम उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुझे सच में कुछ मालूम नहीं है? शेन यीचेन और भी ज्यादा हैरान होकर बोला, मुझे क्या मालूम होना चाहिए था? तब जाकर मुझे पूरी बात समझ में आई कि मेरा जिगरी यार ही वो अकेला बेवकूफ इंसान था जिसे कुछ भी कभी कुछ पता नहीं था। मैं आराम से अपनी टांगे फैलाकर वहीं बैठ गया। मैं ये देखना चाहता था कि शेन किंगक्यू इस खानदान में बहू बनकर आने से पहले ही आखिर मेरा क्या बिगाड़ सकती है। वो मेरा कुछ भी तो नहीं उखाड़ सकती है। मैं इस पूरे समंदर वाले शहर का सबसे मशहूर और रईस लौंडा हूँ। वो मुझे जितना घर जाने के लिए कहेगी मैं उतनी ही लेट घर जाऊंगा। इसलिए मैंने जानबूझकर पूरी रात बाहर मजे किए। और अगली सुबह जैसे ही मैंने अपने घर के दरवाजे से अंदर कदम रखा तो मैंने देखा कि मेरे दादाजी मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा दिल एकदम धक से रह गया और मैंने सोच लिया कि आज तो पक्का मेरी लंका लगने वाली है। लेकिन बुढ़े ने बस मुझे एक बार घूर कर देखा और शांत आवाज में कहा, जा अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। आज रात हम सब शेन खानदान के साथ बैठकर डिनर करने वाले हैं और तुम्हारी शादी के बारे में बात करेंगे। ये सुनते ही मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं पूरी रात बाहर से वापस आया हूँ और बुढ़ा बिल्कुल गुस्सा नहीं है। मैंने बड़ी ही सावधानी से बुढ़े से पूछ लिया, क्या आप गुस्सा नहीं हो? उस बुढ़े ने एक गंदी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि अब तेरी आजादी के बस कुछ ही दिन बचे हैं। इसका क्या मतलब हुआ भाई? मेरी तो हवा ही टाइट हो गई और रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। शाम को शेन परिवार डिनर की तैयारी कर रहा था। तब जाकर कहीं शेन यीचेन को पता चला कि उसकी बड़ी बहन का भी कोई मंगेतर है। उसने हैरानी से अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने बस मुस्कुराकर इतना कहा कि वो इंसान उसे आज रात वहां आकर खुद ही पता चल जाएगा कि कौन है वो। शेन यीचेन को तुरंत ऐसा फील हुआ जैसे वो एक गोद लिया हुआ बच्चा हो। इतनी बड़ी बात हो गई और उसे सबसे अंत में पता चला है। जब उसने अपनी बहन शेन किंगक्यू को देखा तो वो एकदम से सुन पड़ गया। शेन किंगक्यू ने एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके जिस्म के निखार को और भी बढ़ा रही थी।
शेन यीचेन वहीं पर खड़ा खड़ा अपनी बहन की खूबसूरती में खो गया और सोचने लगा कि आखिर किस बंदे ने पिछले जन्म में ऐसे कौन से भारी पुण्य किए होंगे कि उसे मेरी ऐसी गजब की बहन के साथ शादी करने का मौका मिल गया। ठीक उसी समय मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ अपने फोन की स्क्रीन में आंखें गड़ाकर देख रहा था। मेरे सारे लुक्खे दोस्त ग्रुप चैट में पूछ रहे थे कि आज रात खाना खाने कहाँ चलना है। मैंने और शेन यीचेन दोनों ने जवाब दिया कि आज हमारा एक बहुत ही जरूरी डिनर फिक्स है। तो शी शिचिंग ने बीच में कूदते हुए लिखा, तुम दोनों कहीं हम सबको छोड़कर चुपचाप अकेले मजे मारने तो नहीं जा रहे हो ना। शेन ने जवाब दिया, मैं ऐसा कांड कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अपनी बहन के मंगेतर के परिवार के साथ डिनर कर रहा हूँ। मैं चुपचाप बस उस स्क्रीन को देखता रहा, एकदम चुप। तभी पूरी ग्रुप चैट में बवाल मच गया। हर कोई एक ही सवाल पूछने लगा कि आखिर शेन किंग क्यू का मंगेतर है कौन। लियू जियानली ने तो यहाँ तक रोना रो दिया कि काश मैं छोटा नहीं होता और क्यों क्यों दीदी मुझे अपना छोटा भाई नहीं मानती तो मैं भी उन्हीं से शादी करना चाहता। शेन यीचेन उसी वक्त गुस्से से फट पड़ा और बोला, कमीने इंसान, मैं तुझे अपना जिगरी भाई मानता हूँ और तू सीधा मेरा जीजा बनने के सपने देख रहा है। मैं फोन में यह सब मैसेज पढ़ रहा था और मेरा माथा ठनका। क्या सच में शेन किंग क्यू इतनी कतई जहरबंदी है कि लियू जियानली और शी चिचिंग जैसे छपरी भी उसे शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं। मैंने मन ही मन उन्हें गालियां। सेन यीचेन ने उन्हें बिल्कुल सही लताड़ा है, ये साले सबके सब सच में एकदम नीच हैं, अपने ही दोस्त की होने वाली बीवी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। मेरे दादाजी और मैं उस प्राइवेट कमरे में सबसे पहले पहुंच गए थे। बाहर निकलने से पहले दादाजी ने मुझे धमकी दी कि अगर तूने आज की मीटिंग खराब की तो तेरा गेम बजा दूंगा। मैं एकदम से डर गया और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर उसके तुरंत बाद दादाजी ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दरवाजे पर जाकर ससुराल वालों का स्वागत करूं। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप सीधे बच्चे की तरह उस दरवाजे पर खड़ा रहा। 10 मिनट बाद ही शेन परिवार वहां पर पहुंचा। मैंने तुरंत उस खूबसूरत कतई जहरबंदी को देखा। उसने एक लंबी ड्रेस पहनी थी और चलते हुए वो एकदम खिलते कमल जैसी बवाल लग रही थी। वो बंदी सीधा मेरी तरफ ही चल कर आ रही थी। उसे इस तरह देखकर मेरी आंखों में एक पल के लिए हैरानी की चमक आ गई थी, पर मैंने तुरंत उसे छुपा लिया। लेकिन अगले ही पल मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। ये तो हुस्न का जाल है, क्या मैंने इससे पहले कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी जो मैं इस पर पिघल जाऊंगा। ये चाल मुझ पर बिल्कुल काम नहीं करने वाली। मैंने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली और ऐसा नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या तुम भी यहीं खा रहे हो? शेन यीचन ने मुझे देखा और एकदम हैरानी से पूछा। मैंने हाँ में अपना सिर हिलाया और पूरे सम्मान के साथ उसके माता पिता को नमस्ते बोलकर उनका स्वागत किया। फिर मैं उस पूरे परिवार को अंदर अपने प्राइवेट कमरे में ले गया। जब तक सब लोग आराम से बैठ नहीं गए तब तक यीचेन को अचानक से एहसास ही नहीं हुआ कि 1 मिनट रुको, क्या हम यहाँ मेरी बहन के होने वाले पति से मिलने नहीं आए थे तो हम ही परिवार के कमरे में क्यों हैं? ये सोचते ही एक भयानक ख्याल उसके दिमाग में आया। उसकी आंखें मेरे और क्यू के बीच बहुत तेजी से इधर उधर भाग रही थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्या मेरी बहन का मंगेतर सच में ये हयान हो सकता है? यीचेन पागलों की तरह खुद को दिलासा देने लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो बंदी तो इससे पूरे 5 साल बड़ी है, ये पक्का सिर्फ एक इत्तेफाक ही होगा। लेकिन जब दादाजी ने वेटर को खाना लाने के लिए कहा और उसके माता पिता और बहन चुपचाप बैठे रहे तो यीचेन का पूरा सिस्टम हैंग हो गया। वो एकदम सुन्न था। इस बार चाहे वो यकीन करना चाहे या नहीं, उसे समझ आ गया था कि मैं ही उसकी बहन का होने वाला पति हूँ। उसने तुरंत अमीर घरवाले ड्रामे की कल्पना कर ली और सोचने लगा कि मेरे परिवार ने भलाई का बदला दुश्मनी से लेकर उसकी बहन को मुझसे शादी करने पर मजबूर किया। उसकी आंखें मुझे एकदम गुस्से से घूर रही थीं कि असली कमीना तो उसी के बगल में बैठा है। उसके ऐसे घूरने से मुझे अंदर ही अंदर गिल्टी महसूस होने लगा। मेरी पूरी हिम्मत ही टूट गई थी कि मैं उसकी या उस बंदी की तरफ जरा भी देख सकूं। मैं बस अपना सिर झुकाकर चुपचाप खाता रहा। लेकिन मेरे इस शरीफ वाले नाटक ने उसके माता पिता को बहुत खुश कर दी। शुरुआत में मेरी खराब इमेज और हमारी उम्र के अंतर के कारण उन्होंने इस शादी से साफ मना कर दिया था, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्यों इसके लिए मान जाएगी। खाना खत्म होने के बाद दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्ग आपस में बहुत ही अच्छे से घुल मिल गए और उन्होंने सीधा शादी के रजिस्ट्रेशन और सारी रस्मों रिवाजों की तारीख और प्रोसेस तय कर लिया था। खाना खत्म हुआ और दादाजी ने मुस्कुराते हुए मुझे उस बंदी को उसके घर छोड़ने का आदेश दिया। मैंने छुपकर एक नजर उस पर डाली तो मैंने देखा कि वो भी हल्की सी मुस्कान के साथ मुझे ही घूर रही थी। ये देखकर मेरा चेहरा अपने आप फिर से लाल हो गया और मैंने एक शरीफ लौंडे की तरह सिर हिलाया। तभी यीचेन अचानक बीच में कूद पड़ा और बोला, मुझे ये मंजूर नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो मुझ पर नजर रखना चाहता था ताकि मैं उसकी बहन का कोई गलत फायदा ना उठाऊं। उसके माता पिता इस ढक्कन पर इतने खफा थे कि वो उसे पीटना चाहते थे, लेकिन उस बंदी ने एकदम शांति से कहा, तुम मम्मी और पापा के साथ ही जाओ। ये बात सुनकर यीचेन पूरी तरह से सन्न रह गया, जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। उसकी बहन मेरे साथ अकेले जाना चाहती थी। वो कुछ और बोलने ही वाला था कि उस बंदी की खतरनाक घूरती हुई नजरों ने उसे तुरंत चुप करा दिया। अब वहां सिर्फ हम दोनों ही बचे थे। मैंने धीरे से अपना गला साफ किया और अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए सबसे पहले कहा, चलो चलते हैं। वो बंदी मेरे पीछे पीछे गाड़ी तक आई और सीधा मेरे बगल वाली पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई। मैं बस गाड़ी स्टार्ट ही करने वाला था कि अचानक से वो बोल पड़ी, जरा मेरी सीट बेल्ट लगाने में मदद करो। ये सुनकर मैं उसी पल सुन हो गया और हैरानी से उसे घूरने लगा। क्या इस बंदी को खुद से अपनी सीट बेल्ट भी लगाना नहीं आता है? उसने एक हल्की सी मुस्कान दी और बोली, अपनी होने वाली बीवी को सीट बेल्ट पहनाने में मदद करना एक अच्छे पति का ही काम है। पहले तो मैं उसे एकदम साफ मना करना चाहता था, लेकिन मेरे शरीर ने किसी वशीकरण वाले भूत की तरह उसकी तरफ छलांग लगा दी। जैसे ही मैं उसके करीब गया, उसके जिस्म की वो नशीली महक मेरे अंदर तक उतर गई, जिसने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी। मेरे कान तुरंत शर्म से लाल हो गए। स्पोर्ट्स कार में जगह बहुत कम थी, इसलिए मेरा हाथ अनजाने में उसके बदन से टकरा ही गया और इस वजह से मेरे हाथ पैर अचानक से एकदम सुन्न पड़ गए। मैंने घबराकर ऊपर देखा तो सीधा उस बंदी की उन आधी मुस्कुराती हुई कातिल आंखों से मेरी नजरें जा टकराईं। मेरा दिमाग घूम गया, मेरी हवा टाइट हो गई, मेरा हैंडसम चेहरा पल भर में शर्म से लाल टमाटर हो गया। मेरे दिल में तगड़ी घबराहट थी, लेकिन बाहर से मैंने यही दिखाने की कोशिश की मैं एकदम कूल और शांत हूँ। मैंने अपनी सांस रोककर बहुत ही ध्यान से उसकी सीट बेल्ट लगाने में उसकी मदद की। वापस अपनी सीट पर सीधे बैठने के बाद भी मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था
और मैं काफी देर तक नॉर्मल नहीं हो सका। तभी मुझे चमका कि उस बंदी ने ये सब जानबूझकर किया था। वो मुझे अपने जाल में फंसा रही थी। ये सोचकर कि अभी मेरी इस फटी हुई हालत का पूरा तमाशा उसने अपनी आंखों से देख लिया है, मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपनी इज्जत वापस पाने की ठानी। मैंने गला साफ किया और कड़क आवाज में बोला, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। वो तो दादाजी ने मुझे मरने की धमकी देकर इस काम के लिए मजबूर किया था। उम्मीद से परे उसने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिलाकर बोली। मुझे पता है, ये सुनते ही मेरी त्योरियां चढ़ गईं, इसे ये बात कैसे पता चली। और मजे की बात, वो जरा भी गुस्सा नहीं हुई। मैंने साफ कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये शादी तो बस दादाजी को शांत करने के लिए है, इसलिए मुझसे प्यार की कोई फालतू उम्मीद मत रखना। वो बंदी अभी भी बहुत शांत थी और उसने बड़े ही आराम से अपना सिर हिलाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी रुई के पहाड़ पर मुक्का मार रहा हूँ। ये अभी तक भड़की क्यों नहीं? हमारी शादी के बाद मैं तुम पर कोई हुक्म नहीं चलाऊंगा और तुम भी मुझ पर कंट्रोल मत करना। मैं अपनी मर्जी से जैसे चाहूं वैसे खेलूंगा। इस बार तो उसकी पक्का खोपड़ी सटक गई होगी, है ना? सोच के बिल्कुल उल्टा। वो बंदी हंस पड़ी और बोली, टेंशन लोड मत लो, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे पास तुम्हें संभालने का टाइम नहीं है, तुम जो मर्जी करो। क्या वो मुझे शुक्रिया बोल रही है? मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया। मैंने एकदम उतरा हुआ मुंह बनाकर गाड़ी चलाई और उसे वापस उसके घर छोड़ दिया। जैसे ही मेरी गाड़ी वहां जाकर रुकी, ये चेन दरवाजे से भागता हुआ सीधा बाहर आया। उस कतई जहरबंदी के गाड़ी से बाहर निकलने के ठीक बाद उसका भाई तुरंत हमारे पास आया। ये चेन ने तुरंत उसे कहा, दीदी आप पहले घर के अंदर जाओ, मुझे इस हयान से 1 मिनट के लिए कुछ जरूरी बात करनी है। बस ये बोलकर उसने मुझे देखा। उस बंदी ने उसे एक अजीब सी नजर से देखा और फिर से हिलाकर चुपचाप अंदर चली गई। जैसे ही वो दरवाजा बंद हुआ, ये चेन ने मुझे एकदम खतरनाक और गुस्से वाली नजरों से घूरा। बोला, तुम मेरी बहन से शादी नहीं कर सकते। मैं सन्न रह गया। ये लड़का तो मुझसे भी ज्यादा इस शादी के खिलाफ था, लेकिन आखिर क्यों भाई? ये चेन ने मुझे घूरा, क्या तुम्हें ये पूछने की भी जरूरत है? सच तो यही है कि तुम्हारी औकात नहीं। मेरी बहन की मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरी हंसी ही छूट गई। मैं उसके लायक नहीं हूँ क्या? मेरे जैसा अमीर खानदान का इतना हैंडसम और तगड़ा लौंडा उसके लायक नहीं है? ये चेन के चेहरे पर मेरे लिए बहुत ही गंदी वाली नफरत और चिढ़ छपी हुई थी। बोला, मेरी बहन को देखो, वो इतनी समझदार और शानदार है, और अब जरा अपनी शक्ल देखो। मैंने तुरंत पलटवार करते हुए उससे पूछा कि आखिर मेरी इस हैंडसम शक्ल में क्या खराबी? मैं एकदम कड़क हैंडसम हूँ, मस्त जीता हूँ, मेरी इज्जत है, मैं सच्चा और शरीफ इंसान हूँ। ये चेन मुझे खाली आंखों से घूरने लगा और बोला, तू किसके बारे में बकवास कर रहा है? मैंने चिढ़कर उसे घूरा, क्या तुझे लगता है कि मैं अपनी मर्जी से शादी के लिए राजी हुआ था? ये चेन की आंखें तुरंत फैल गईं। तेरा क्या मतलब है? क्या तू मेरी बहन को नापसंद करता है? उसके भाव ऐसे थे जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। ये देखकर मैंने जल्दी से बात संभाली। मैं तेरी बहन को नापसंद कैसे कर सकता हूँ? हम दोनों पक्के भाई हैं, तो तेरी बहन मेरी भी बहन ही है। ये सुनकर ये चेन का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया। मैंने इसी मौके का फायदा उठाकर अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। मैं अभी सिर्फ 22 साल का लौंडा हूँ, मैं अभी बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता। तू खुद सोच, अगर तेरा परिवार तुझे किसी ऐसी लड़की से शादी करने के लिए मजबूर करे जिससे तू सिर्फ 1 या 2 बार ही मिला हो, तो तुझे कैसा लगेगा यार? ये चेन ने एक पल के लिए सोचा और बोला कि ये सच में बहुत बुरा लगेगा। अगर तू ये शादी नहीं करना चाहता तो तू जाकर ये बात सीधे अपने दादाजी को क्यों नहीं बता देता भाई? मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उस बुढ़े ने मुझे घसीटा था ताकि हम दोनों अपनी नसें काटकर आत्महत्या कर लें। ये सुनकर ये चेन की वहीं पर हवा टाइट हो गई। ये बुढ़ा, ये तो बहुत खतरनाक है, इसमें कोई शक नहीं कि उसे हार माननी पड़ी। अगर उसकी जगह मैं होता तो मुझे भी घुटने टेकने पड़ते। मैंने देखा कि माहौल एकदम सेट है और तुरंत एक चाल चलते हुए कहा, तो अपनी बहन को क्यों नहीं समझाता? अगर वो शादी नहीं करना चाहेगी तो मेरे दादाजी उसके गले पर चाकू थोड़ी रख सकते हैं। शेन यीचेन ने थोड़ा सा सोचा और तुरंत हाँ में सिर हिलाकर बिना कुछ और बोले सीधे घर के अंदर चला गया। मैं बस पीछे खड़े होकर उसकी पीठ को लगातार घूरता ही रह गया। यार, मेरे दिल में एक अजीब सी भसड़ मच रही थी कि आगे क्या कांड होगा। उधर वो सीधा छिंछू के कमरे के अंदर बिना सोचे घुस गया। उसने मुंह पर ही पूछ लिया कि बहन, क्या अपने बिजनेस में कोई भारी लोचा चल रहा है क्या? ये सुनकर उसने उसकी तरफ देखा और हल्की सी स्माइल पास कर दी। उसने पूछा, तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्या हमें सच में मदद चाहिए? इसलिए वो बुढ़ा तुझे मुझसे शादी करने को मजबूर कर रहा है क्या? उसने मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए साफ मना किया तो वो तुरंत भड़क कर बोला, फिर तूने मुझसे शादी के लिए हाँ ही क्यों की? उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और पलटकर एकदम सीधे तरीके से पूछा कि क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? वो सन्न रह गया और अपना सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, वो इतना भी बुरा नहीं है। सच कहूं तो हमारे सर्कल के बाकी सारे लोगों से सही, अमीर और बिगड़े हुए छपरी रईसजादों से तो मैं काफी ज्यादा सही बंदा हूं। देखा जाए तो मेरा कैरेक्टर एकदम कड़क है। मैं अपने पूरे खानदान का इकलौता वारिस हूं। मैं ग्रुप का अकेला मालिक हूं, जिसके ना माँ है ना बाप, एकदम लंबा चौड़ा हैंडसम लौंडा हूं, जिसकी उम्र अभी बस 22 साल है, जवान और फिट हूं। मेरी कोई गंदी आदत भी नहीं है। उसने फिर मुस्कुराते हुए अपने भाई से कहा, तुझे पता भी है कि ऐसे कड़क लौंडे की आज कल शादी वाले मार्केट में कितनी ज्यादा भारी डिमांड चल रही है यार? ये सुनकर वो एकदम सन्न रह गया और सोचने लगा कि अगर ऐसे देखा जाए तो मेरा भौकाल सच में एकदम टॉप लेवल का ही है। और ये जवान और फिट होने का क्या बेवकूफ़ी भरा लॉजिक है? बहन, क्या तुझे मैं सच में पसंद नहीं हूँ? उसने हार न मानते हुए फिर पूछा। किसने कहा कि मुझे तू पसंद नहीं है? एकदम जवान, हैंडसम और अंधा पैसा है तेरे पास, ऊपर से तू एक फुल एनर्जी वाला वाइब्रेंट छोटा भाई भी तो है ना। भला कौन सी बड़ी बहन ऐसे लड़के को मना करेगी? ये सुनकर तो उसके तोते उड़ गए और दूसरी तरफ मैं भी घर ही पहुंचा था कि मेरी किस्मत एकदम खराब निकल गई। सामने ही वो बुढ़ा मुझे घूर रहा था और बोला, आज इतनी जल्दी आ गया? मैं एकदम सुन पड़ गया, क्योंकि लेट आऊं तो दिक्कत और जल्दी आऊं तो भी अलग ही स्याप्पा। मतलब मेरी तो हर तरफ से वाट लग गई है। वो बुढ़ा मुझे एकदम शक की नजर से घूरने लगा और अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा कि इस नालायक पोते के साथ कुछ तो बहुत बड़ा लोचा है। इसे मजे करना तो बहुत पसंद है। ये बात 100% सच है, पर इतने सालों में मैंने इसे किसी लड़की के साथ नहीं देखा है। ये सोचकर ही उस बुढ़े के पसीने छूट गए कि मैं 22 का हो गया हूं और आज तक कोई भी मादा मच्छर भी मेरे आसपास नहीं भड़की है। मैं रोज बस उन्हीं लौंडों के साथ घूमता रहता हूं। ये सब देखकर उस बुढ़े को शक हुआ कि कहीं मेरा सॉफ्टवेयर तो क्रैश नहीं हो गया है ना। मतलब लड़का होकर लड़कों में ही इंटरेस्ट है क्या?
इसलिए छिंगछियू जैसी कतई जहर लड़की को सामने देखकर भी मेरा सख्त लौंडा वाला एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं पिघल रहा था क्या। बुढ़े ने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे मैं कोई एलियन हूँ। वो जितना सोच रहा था उसे उतना ही पक्का यकीन हो रहा था और उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसकी ऐसी खौफनाक नजरों को देखकर मेरी तो हवा टाइट हो गई। मैंने घबराते हुए पूछा कि दादाजी क्या सीन है, आप ऐसे क्यों घूर रहे हो। दादाजी ने अचानक से बोला कि देख यान, मुझे एकदम सच सच बता दे, क्या तुझे सच में लड़कियां पसंद नहीं है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलकर समझा पाता वो बुढ़ा फिर से अपनी रामायण गाने लग गया। अगर तुझे लड़कियां पसंद नहीं है तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, तेरी शादी तुरंत कैंसिल करवा दूंगा, पर फिर तुझे आईवीएफ के जरिए मेरा वारिस पैदा करना ही पड़ेगा हर एक हाल में। मैं तो ये सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गया कि क्या सभी बुढ़ों का दिमाग इतना ही ज्यादा सटका हुआ और अजीब होता है क्या भाई साहब। मैंने पूछा दादाजी आपको मेरी कौन सी हरकत से लगा कि मुझे लड़के पसंद हैं। तो उन्होंने बड़ी अजीब नजर से मेरे नीचे वाले हिस्से को घूर कर देखा। यार, मैं गुस्से में अपने दांत पीसते हुए जोर से चिल्लाया कि मुझे सिर्फ लड़कियां ही पसंद हैं। वो बोले अगर पसंद नहीं है तो खुद पर जोर मत डाल, मैं खुशी खुशी मान लूंगा बेटा। पर फिर अचानक उनका टोन बदला और वो बोले लेकिन मैं एक बात बिल्कुल नहीं सह सकता कि तू हमारे खानदान का इकलौता चिराग होकर भी बॉटम वाली पोजीशन में रहे कभी। भला कोई और तेरे ऊपर कैसे चढ़ सकता है बे। हमारे परिवार को हमेशा टॉप पर ही रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे ना। ये सब बकवास सुनकर तो मेरा दिमाग ही सुन हो गया और भेजा फ्राई हो गया। उस पल मेरे सामने जिंदगी और मौत वाला सवाल खड़ा था कि अगर मैंने ये बोल दिया कि मुझे लड़के पसंद है तो वो शादी तो टूट जाएगी, पर फिर मुझे जबरदस्ती आईवीएफ करवाना पड़ेगा। इसलिए दोनों में से कम खतरनाक मुसीबत को चुनते हुए मैंने पहले वाले ऑप्शन को ही चुन लिया। मैंने कड़क आवाज में बोला कि मुझे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरा शौक एकदम नॉर्मल है। पर दादाजी को मेरी बात पर घंटा भरोसा नहीं हुआ। वो मुझे लगातार शक से घूरते ही रहे थे और पूछा क्या तू पक्का श्योर है कि तुझे लड़कियां पसंद है। मैंने भी दांत पीसते हुए कहा हाँ एकदम 100% पक्का श्योर हूं मैं। जब मैं वापस अपने कमरे में आया तो मुझे अचानक याद आया कि मैंने अपने दोस्त को उसकी बहन से ये शादी तोड़ने के लिए बात करने को कहा था कि अगर उस लड़की ने सच में मुझसे शादी करने से मना कर दिया तो दादाजी को फिर से मुझ पर शक होगा और वो मुझे आईवीएफ के लिए टॉर्चर करेंगे। इसलिए मैंने बिना देर किए तुरंत ही उसे मैसेज किया कि तेरी बहन ने क्या बोला। उसका तुरंत रिप्लाई आया कि सुन, अगर तूने मेरी बहन को कभी रुलाया तो मैं तुझे पक्का जान से मार दूंगा। मतलब प्लान एकदम फेल हो गया और मेरा उससे शादी करना पक्का हो गया था। पर हैरानी की बात यह है कि मुझे अंदर से एक बहुत गहरी शांति मिली। मैंने शांति से सोचा तो लगा कि उससे शादी करना इतना भी बुरा नहीं है। वो कतई जहर दिखती है और उसको साथ लेकर घूमने में मेरी इज्जत भी तो काफी ज्यादा ही बढ़ने वाली है ना। हमारे खानदान भी एकदम बराबर हैं और घर वाले भी उसे पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात उसने खुद बोला था कि वो अपने काम में इतनी बिजी रहती है कि मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जिसका मतलब यह है कि शादी के बाद भी मैं एकदम फ्री होकर अपनी प्लेबॉय वाली लाइफ मजे से जी पाऊंगा। मैंने मन ही मन में मुस्कुराते हुए सोचा देखते हैं तू अपनी बात पर टिकती है या नहीं, वरना मुझे मत दोष देना। अगले दिन जब मैं सिविल कोर्ट के एकदम बाहर खड़ा था तो मैंने उसे आते हुए देखा और उसे देखकर मैं एकदम हैरान रह गया। आज उसने एक प्यारी सी लंबी ड्रेस पहनी थी और हल्का मेकअप किया था जिसमें वो सच में एकदम चांद का टुकड़ा लग रही थी। वो किसी स्कूल की सीधी सादी लड़की जैसी लग रही थी जो पिछली 2 बार वाली लाल लिपस्टिक वाली हॉट लड़की से एकदम अलग थी, जैसे ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग इंसान हो कसम से। उसने पास आकर मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या तुम काफी देर से वेट कर रहे हो। उसकी स्माइल देखकर मेरे तो तोते उड़ गए कि ये बोलना क्या चाह रही है। कहीं इसे ये तो नहीं लग रहा कि मैं इससे शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ। मैंने तुरंत अपना भौकाल टाइट किया और अकड़ते हुए बोला मैं आना नहीं चाहता था, वो तो दादाजी ने जबरदस्ती भेजा है, मुझे अपनी इज्जत किसी भी हाल में नहीं गिरानी थी। पर उसका चेहरा बिल्कुल नहीं बदला और वो बोली मैंने ये नहीं पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए। ये सुनकर मेरा मुंह शर्म से एकदम लाल टमाटर हो गया और मैं उसे घूरने लगा तो वो धीरे से हंसी और बोली अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत करो, चलो अंदर चलते हैं। मेरा हैंडसम चेहरा अभी भी लाल था और मैं बिना कुछ सोचे उसके पीछे पीछे चल दिया जैसे किसी ने मुझ पर कोई काला जादू कर दिया हो। मैरिज सर्टिफिकेट मिलने तक 11 बज चुके थे और उस लड़की ने मुझे पलटकर देखा तक नहीं यार। उसने सीधे मेरे मुंह पर बोला सुनो डियर, मुझे बहुत काम है और मुझे अपनी कंपनी के लिए तुरंत निकलना है, इसलिए मैं पहले जा रही हूँ। इतना बोलकर वो बिना कुछ सुने अपनी गाड़ी की तरफ घूमी और तुरंत कार में बैठकर एकदम फुल स्पीड में रेस देते हुए वहां से रफू चक्कर हो गई जैसे कोई हवा का झोंका हो और मैं साला वहीं सड़क पर एकदम अकेला खड़ा रह गया। मैं उसकी कार का धुआं देखकर खुद पर हंसने लगा कि ये बड़े खानदानों की बिना प्यार वाली शादी सच में एक बहुत बड़ा मजाक ही है। जब मैं घर वापस पहुंचा तो दादाजी ने मुझे अकेले आते हुए देखा और वो तुरंत भड़कते हुए एकदम जोर से चिल्लाए कि तू यहाँ अकेला क्यों वापस आ गया है बे, तेरी बीवी छिंगछियू कहाँ पर है बता। मैंने चिढ़ते हुए बोला उसे कंपनी का बहुत ही ज्यादा जरूरी काम था। ये सुनते ही दादाजी ने मुझे भारी बेइज्जती वाली नजरों से घूर कर देखा और ताना मारा एक बार अपनी शक्ल देख और फिर उसकी शक्ल देख, वो बंदी इतनी ज्यादा मेहनत से काम करती है और तुम्हारा क्या सीन है भाई, कल सुबह तुम भी चुपचाप कंपनी जाकर अपना सारा काम रिपोर्ट करोगे। ये सुनते ही मेरी सटक गई। मैं वहां बिल्कुल नहीं जाने वाला, मुझे पता है कि मेरे अंदर बिजनेस करने वाला कोई टैलेंट नहीं है, मैं तो बस आराम से लेटकर मजे से पैसे उड़ाना चाहता हूँ। दादाजी मुझे घूरने लगे, क्या तुम सच में काम पर नहीं जाओगे। मैंने एकदम ढीठ बनकर अपना सिर हिलाया और बोला हाँ अगले ही सेकंड। मेरे दादाजी बहुत ही ज्यादा आराम से मजे लेते हुए बोले ठीक है, अगर तुम कंपनी नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर चुपचाप घर पर ही रुको और बच्चा पैदा करने का काम करो। मैंने अपना सिर उठाकर तुरंत इस बात से साफ इनकार कर दिया। क्या आप मुझे बच्चा पैदा करने वाला कोई सांड बनाना चाहते हैं। बिल्कुल भी नहीं। दादाजी ने मुझे गुस्से से घूरा, तुम काम पर नहीं जाओगे और बच्चा भी पैदा नहीं करोगे तो फिर आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जरा एक बार खुद को गौर से देखो, तुम अब एकदम नालायक हो चुके हो। अगर तुम जल्दी से मेरे सिखाने के लिए कोई पोता पैदा नहीं करते तो अपनी आधी बची हुई जिंदगी का क्या करोगे। मेरा दिमाग एकदम झटके से खराब हो गया। मैं नालायक कैसे हूँ। दादाजी ने मुझसे चिढ़ते हुए कहा, पूरा दिन तुम सिर्फ खाना खेलना और फालतू के मजे करना ही तो जानते हो। अगर ये सब नालायक होना नहीं है तो फिर और क्या है। बूढ़े मालिक ने एक बहुत लंबी गहरी सांस छोड़ी, उनका लहजा थोड़ा नरम हुआ।
हाँ मेरे प्यारे पोते, मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी अपनी भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। अभी मैं जिंदा हूँ, लेकिन इस उम्र में मैं और कितना जी पाऊंगा। तुम और 20 या 30 साल जीने की कोशिश करोगे ताकि तुम अपने बच्चे को अच्छे से सिखा सको। इस तरह तुम्हारा काम आराम से चलता रहेगा। अपनी आधी शुरुआती जिंदगी में तो तुम पूरी तरह से सिर्फ मेरे ही भरोसे बैठे रहे, और अपनी आधी बाकी जिंदगी में तुम अपने उस बच्चे के भरोसे रहोगे। उनकी ये सारी बातें सुनकर मैं एकदम सुन रह गया। वैसे देखा जाए तो ये वाला प्लान ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था। क्या आपको सच में एकदम पूरा यकीन है कि मैं अपनी आधी जिंदगी में अपने बच्चे के भरोसे आराम से रह पाऊंगा? क्या आपको पक्का यकीन है कि आप उसे एक बहुत ही कामयाब इंसान बना देंगे? आखिरकार मेरे सामने मेरे ही फेल होने का इतना बड़ा सबूत मौजूद है। दादाजी ने अपने फेल हुए प्रोडक्ट यानी मुझे बहुत गौर से देखा और फिर धीरे से एक सूखी खांसी खंखारी। पहली बार में मेरे पास इतना ज्यादा तजुर्बा बिल्कुल भी नहीं था। मुझ पर भरोसा रखो, इस बार मैंने अपने पुराने तजुर्बे से बहुत कुछ सीख लिया है। मैं अब दोबारा कभी फेल नहीं होऊंगा। बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब मैं आपका एक फेल हुआ एक्सपेरिमेंट हूँ। मुझे बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही थी। मैं एक भी फालतू शब्द नहीं बोलना चाहता था। मैं बस शांति से अपने कमरे में वापस जाना चाहता था। उस दिन दोपहर के समय मैं बहुत ही गहरी और मजे वाली नींद ले रहा था जब अचानक एक अजीब से शोर शराबे ने मुझे जगा दिया। जैसे ही मैंने अपनी नींद भरी आंखें खोली, मैंने देखा कि हमारा बटलर नौकरानियों को लगातार काम के ऑर्डर दे रहा था ताकि शेन और क्यू क्यू का सारा सामान एक एक करके सीधे मेरे बड़े वाले मास्टर बेडरूम के अंदर रखा जा सके। हमारी छोटी मालकिन के रोज इस्तेमाल होने वाले कुछ जरूरी सामान यहाँ भेज दिए गए हैं। मैं तो ये देखकर एकदम सुन्न रह गया। मैं बस अपने बिस्तर पर बैठा उन्हें बार बार अंदर बाहर आते जाते देखता रहा। वो लोग धीरे धीरे मेरी इस पूरी प्राइवेट जगह पर अपना कब्जा जमा रहे थे। ठीक तभी बटलर मेरे पास आया और मुझे जल्दी करने को बोला। उसने कहा कि दादाजी ने मुझे तैयार होने का ऑर्डर दिया है। शेन परिवार के साथ बाहर डिनर पर जाने के लिए मैंने तुरंत अपने कपड़े बदले और सीधा नीचे चला गया। वहां पहुंचते ही मेरी नजर शेन यकीन के उस सड़े हुए मनहूस चेहरे पर पड़ी। मैंने अपने मन ही मन में मुंह चढ़ाया, क्या ये इंसान अभी भी इतना ज्यादा दुखी है? हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन साला इसे अभी तक मुझे अपना जीजा बोलना भी ठीक से नहीं आता है। डिनर का वक्त करीब आने तक शेन किंग वहां नहीं आई थी और वो काफी ज्यादा लेट पहुंची। उसने अभी भी वही शरीफों वाला कपड़ा पहना था जो हमारी शादी रजिस्टर होते वक्त उसने पहना हुआ था। उसने एक प्यारी सी स्माइल दी और सफाई देते हुए बोली, मुझे कंपनी में थोड़ा सा जरूरी काम था, इसलिए मुझे आने में लेट हो गया। इसके ठीक बाद वो चुपचाप आकर मेरे बगल में बैठ गई। मेरे कानों के किनारे तुरंत ही शर्म से लाल हो गए, क्योंकि उसके बैठते ही उसकी छोटी सी स्कर्ट खिसककर उसकी जांघों से थोड़ी सी ऊपर हो गई थी, जिससे उसकी एकदम गोरी चमड़ी साफ दिखने लगी थी। मैंने बहुत ही झटके से अपनी नजरें वहां से हटा ली और खुद को दोबारा वहां देखने से रोक लिया। अगर मैं फिर से दिखता तो पक्का अपना गेम बजा देता। शेन ने अचानक मेरी तरफ देखा और उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। उसने सीधा अपने पैरों को क्रॉस कर लिया। अगले ही सेकंड उसके उस बहुत ही नुकीले हाई हील का किनारा एकदम परफेक्ट तरीके से मेरे पैर की पिंडली से आकर टकरा गया। मैं एकदम झटके से उछल पड़ा और मेरे तो तोते उड़ गए। क्या ये बंदी जानबूझकर मुझे रिझाने की कोशिश कर रही है? मैंने बहुत गहरे झटके में शेन की तरफ घूर कर देखा, लेकिन उसने एकदम अनजान होने का नाटक किया और एक मीठी सी स्माइल देकर पूछा, क्या हुआ? मुझे तुरंत खुद पर भारी शक होने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ही फालतू में ज्यादा दिमाग लगा रहा था? लेकिन यार, उसके जैसी एक जानी मानी और शरीफ औरत का हर एक काम बहुत ही सलीके वाला होता है, वो इतनी ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकती है? मैं इस बारे में जितना ज्यादा सोचता था मुझे उतना ही ज्यादा गलत लगता था, लेकिन उसके इतने शांत चेहरे को देखकर मुझे जबरदस्ती अपने मुंह से एक बात निकालनी पड़ी। मैंने कहा, अरे कुछ नहीं। डिनर खत्म होने के बाद जैसे ही वो दोनों लोग वापस अपने घर जाने की पूरी तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक शेन यकीन बीच में कूद पड़ा और उसने हमारा रास्ता रोक लिया। डिनर के बाद जब वो जाने वाले थे तो यकीन ने छपरी हरकत की और कूद कर मेरा रास्ता रोक लिया। बोला, ये जवान आज की रात बहुत खुशी वाली है, वो तुम्हें जश्न मनाने बाहर ले जाएगा। वो साफ तौर पर मुझे घर नहीं जाने देना चाहता था और वो ये भी बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं और उसकी बहन अपनी सुहागरात मनाएं। इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी अपनी बात खत्म करते ही उसकी मां ने उसके हाथ पर जोर से चिकोटी काट ली। एक हल्की सी स्माइल के साथ वो बोली, वो नालायक, तू ये क्या फालतू की बकवास कर रहा है? और बस इसी तरह शेन यकीन को वहां से बुरी तरह से घसीटकर दूर कर दिया गया। उसकी अपनी मां ही उसे वहां से ले गई और वो पीछे बस एक बिना मन वाली नजर छोड़ गया। मेरे दादाजी जोर से हंसे। उन्होंने अपनी हंसती हुई आंखों से शेन किंग क्यू की तरफ देखते हुए कहा, क्यू क्यू, चलो अब हम लोग अपने घर चलते हैं। मैंने अभी अभी अपने घर के दरवाजे के अंदर कदम ही रखा था जब मैंने देखा कि हमारा बटलर एक सूट पहने सारे नौकरों को लीड कर रहा था। वो सब लोग वहां बिछे हुए एक लाल कालीन के दोनों तरफ दो लाइनों में बिल्कुल सीधे खड़े थे। अगले ही पल वो सब एक साथ जोर से चिल्लाए, घर में आपका स्वागत है बड़े मालिक, घर में आपका स्वागत है छोटे मालिक, घर में आपका स्वागत है छोटी मालकिन। ये सब तमाशा देखकर मुझे तुरंत ही अंदर से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। यार, ये बटलर झाओ इतना ज्यादा दिखावा करने वाला इंसान कब से बन गया? हालांकि शेन को इन सारी फालतू बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने तो उल्टा स्माइल की और प्यार से उन्हें नमस्ते करते हुए बोला, अंकल झाओ। फिर बटलर झाओ ने एकदम खुशी से भरे हुए चेहरे के साथ जोर से ऐलान किया, छोटी मालकिन, आप इस घर में आने वाली पहली औरत है जिसे हमारे छोटे मालिक अपने साथ लाए हैं। मैंने अपने मन में भद्दी गालियां दी। ये बुढ़ा आखिर क्या बकवास पेल रहा है? अपनी इस उम्र में भी वो ये भारी बॉस वाला गेम खेल रहा है। क्या उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती यार? इसका तो भेजा फ्राई हो चुका है। इसके ठीक बाद एक नौकर शेन किंग क्यू को लेकर ऊपर कमरे में चला गया। दादाजी ने मुझे फिर से एक तरफ खींचा और धीरे से बोले, ये जवान, अब तुम्हारी और हमारी प्यारी क्यू क्यू की शादी हो चुकी है। तुम बस मेरे लिए एक प्यारा सा परपोता पैदा कर दो, बस इतना काफी है मेरे साथ। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला झूठा गेम खेलने की कोशिश बिल्कुल मत करना, जहां तुम दोनों बस अपनी अपनी मर्जी का काम करते हो। मैं उनकी ये बात सुनकर चौंक गया। दादाजी को कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा था? क्या वो कोई माइंड रीडर है? इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाता, दादाजी ने सीधे मुझे दो भारी ऑप्शन दे दिए। या तो रात में कुछ मिनटों के लिए बच्चा पैदा करने वाला सांड बन जाओ, या फिर चुपचाप कंपनी जाकर 10 घंटे से भी ज्यादा टाइम तक किसी गधे की तरह काम करो। तुम दोनों में से कोई एक चुन लो। मेरा तो दिमाग फट गया। मैं एक जवान लड़का हूँ, पूरी एनर्जी से भरा हुआ। ये सिर्फ कुछ मिनटों का काम कैसे हो सकता है? क्या मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझ लिया है? क्या तुम कुछ मिनट भी नहीं टिक सकते और सिर्फ कुछ सेकंड के मेहमान हो? मैंने बहुत गुस्से में अपने दांत पीस लिए। मैं कम से कम 30 मिनट तक तो आराम से टिक ही सकता हूँ। दादाजी ने एकदम न मानने वाले लुक के साथ पूछा, तुमने अभी तक ये ट्राई ही कहाँ किया है? तुम्हें कैसे पता होगा? मैं इस बात को बिल्कुल झुठला नहीं सका, क्योंकि सच में मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। मुझे दांत पीसकर उनकी बात माननी पड़ी।
ठीक है मैं बच्चा पैदा कर लूंगा। मैं घूमा और बहुत गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला गया। मैंने मन में सोचा यार ये बस एक बच्चा पैदा करने वाली ही तो बात है, मैं उसे 10-8 बच्चे एक साथ दे दूंगा और उस बुढ़े को काम करा कराकर मार डालूंगा। एकदम फुल गुस्से में भरे हुए मैंने अपने बेडरूम का वो भारी दरवाजा धक्का देकर खोला। मेरा पूरा शरीर उसी जगह पर पत्थर की तरह जम गया। शेन अभी अभी बाथरूम से नहाकर बाहर आई थी। उसने सिर्फ एक बहुत ही पतली सी और बिना आस्तीन वाली छोटी सी नाइटी पहनी हुई थी। उसके लंबे और एकदम गोरे पैर बस वैसे ही पूरी तरह से खुले हुए दिख रहे थे। उस माहौल में उसकी नशीली आंखें मेरी तरफ ही देख रही थीं, जो सच में कतई जहर लग रही थीं। ये सब देखकर मेरा चेहरा तुरंत ही शर्म से लाल हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं अंदर जाऊं या फिर नहीं? जैसे ही मैं वहां झिझक रहा था, शेन ने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो अपने आप ही ड्रेसिंग टेबल के पास चली गई और अपने चेहरे पर क्रीम वगैरह लगाने लगी। आखिर में मुझे एकदम ढीठ बनकर उस कमरे के अंदर अपने कदम रखने ही पड़े और अंदर जाना पड़ा। तभी मेरी नजर कमरे पर पड़ी। पूरा सिस्टम हैंग हो गया। लाल चादर, दीवार पर लाल रंग का खुशी वाला बड़ा सा निशान छपा था। एकदम भौकाल लग रहा था। क्या नजारा है! बिस्तर पर तो गुलाब की पंखुड़ियां भी बिछी थीं। मेरी तो हवा टाइट हो रही थी। लेकिन शेन चिंग क्यों इतनी शांत बैठी थी, जैसे वही इस घर की असली मालकिन हो। कतई जहरबंदी है एकदम। क्या बात! आज हमारी सुहागरात है, फिर भी ये बंदी जरा भी नहीं घबरा रही। लोचा है कुछ तो क्या, ये इसका पहला चांस नहीं है। ये सोचते ही मेरा दिमाग का दही हो गया। दिल को बहुत तगड़ा झटका लगा। किस बात का घमंड है? मैं अभी तक सख्त लौंडा हूं, पर वो नहीं। दादाजी ने मुझे एकदम पवित्र रहने को बोला, पर इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया। ये बहुत बड़ा धोखा है। क्या ही दोगलापन है! ये सब सोचकर मैं सोफे पर धड़ाम से बैठ गया और मुंह फुला लिया। अपना मेकअप थोपने के बाद उस बंदी ने देखा कि मैं बिल्कुल चुपचाप बैठा हूं, तो वो खुद आगे आई और उसने मुझसे बात करने की पहल की। वो बोली, क्या तुम नहाने नहीं जा रहे? ये सुनते ही मेरी खोपड़ी सटक गई और मुझे बहुत ही भयानक वाला गुस्सा आ गया। मैंने तेवर दिखाते हुए पलटकर पूछा, क्या तेरा मतलब है कि मैं बहुत गंदा हूं? भैंस की आंख! मैंने तो अभी तक उसकी कोई शिकायत नहीं की, तो इसकी इतनी औकात कैसे हुई कि वो मुझे टोके? उसको जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं इतना ज्यादा भड़क जाऊंगा। वो एक पल के लिए एकदम सन्न रह गई और फिर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था यार। उसने थोड़ा दिमाग लगाया और बोली, चलो हम दोनों बैठकर कुछ बात करते हैं। मैंने चिढ़कर कहा, आखिर किस बारे में बात करनी है? मेरा पहले ही भेजा फ्राई हो चुका है। फिर मैंने देखा कि वो उठी और सीधे मेरी तरफ आने लगी। उसकी गोरी और लंबी टांगें मेरी आंखों के सामने मटक रही थीं, कतई जहर लग रही थीं और मेरा पूरा बदन अचानक से एकदम सुन्न पड़ गया। वो पास आई और मेरे बगल में बैठ गई। उसके जिस्म की वो नशीली महक मेरे अंदर आग लगा रही थी। उसने मेरी आंखों में सीधा देखा और बोली, चलो अब हम शांति से बात करते हैं। तुम कब सोना चाहते हो? ये सुनकर मेरे तो तोते उड़ गए और मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न होकर एकदम ब्लैंक हो गया था। तभी उस खूबसूरत बंदी का चेहरा अचानक से मेरे एकदम करीब आ गया और मैं घबरा कर पीछे उछल पड़ा। मैं पागलों की तरह उसे घूरता रहा और वो एक बहुत ही कातिलाना सी मुस्कान दे रही थी। उसने बड़े प्यार से मेरे कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, क्या हम अब सो सकते हैं? ये सुनते ही मेरा सिस्टम हैंग हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा ही खींच ली हो। मैं किसी वशीकरण वाले भूत की तरह हाँ बोल पड़ा और अगले ही पल उस बंदी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने सीधा मेरे होठों पर किस कर लिया। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं एकदम। क्या हम सोने नहीं वाले थे? ये अचानक मुझे किस क्यों कर रही है? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो सीधा मेरी गोद में आकर बैठ गई और पूरा माहौल ही बदल गया। उसकी बाहें मेरी गर्दन में लिपटी थीं और किस गहरा होता जा रहा था। पहले तो मैं सुन था, लेकिन बहुत जल्दी एक असली मर्द वाले जुनून ने मुझे वापस इस पूरे गेम में पूरी तरह से एक्टिव कर दिया। मैंने अपना एक हाथ उसकी कमर पर लपेटा और पूरी शिद्दत के साथ उसकी इसका मजा लेने लगा। और फिर अगले दिन सुबह जब वो उठी तो क्या ही गजब का सीन था। हालांकि कल पूरी रात हम दोनों फुलटू धमाल मचा रहे थे, फिर भी उसकी नींद एकदम टाइम पर खुली। लेकिन जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की तो अचानक उसके पूरे बदन में बहुत ही खतरनाक वाला दर्द हुआ। उसने चिढ़कर मुझे देखा, जो कि उसके बिल्कुल बगल में घोड़े बेचकर सो रहा था। पुरानी जांच में लिखा था कि मैं सख्त लौंडा हूं। पहले उसे यकीन नहीं था, लेकिन कल रात के बाद उसे पक्का यकीन हो गया। सच कहूं तो यार, ये उसका भी पहला चांस था। हम दोनों ही एकदम नए खिलाड़ी थे, इसलिए वो पूरा खेल बिल्कुल आसान नहीं था। दर्द के मारे वो रोने भी लगी थी। फिर उसने अपना फोन उठाया और तुरंत एक ब्यूटी पार्लर में अपने लिए एक बढ़िया वाली मसाज बुक करने का मैसेज डाल दिया, वरना उसे लग रहा था कि वो कई दिनों तक ठीक नहीं हो पाएगी। उसके हिलने डुलने से मेरी भी अचानक नींद टूट गई और मैंने नींद के नशे में ही उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। उसके बदन की उस गर्मी ने मुझे एकदम सुन्न कर दिया। मैंने अचानक आंखें खोली और सीधा उसकी बर्फ जैसी ठंडी और गुस्से वाली खतरनाक नजरों से मेरी नजरें टकराईं। फिर मैंने नीचे की तरफ देखा, तब जाकर मुझे चमका कि मेरा हाथ अभी भी उसके ऊपर ही रखा हुआ था। शर्म के मारे मेरा पूरा चेहरा लाल हो गया। मैंने बिजली की तेजी से अपना हाथ वापस खींचा। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं उसे देखूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। कल रात हमने सब कुछ किया, लेकिन हम एक दूसरे को जानते तक नहीं, और मैंने उसे रुला भी दिया। जैसे ही मेरे दिमाग में ये बात आई, मेरे चेहरे के भाव एकदम से पूरी तरह बदल गए और मैं बिना सोचे समझे उसके करीब जाने लगा। तभी उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर मेरे सीने को रोक दिया। बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? यार, मैं इतना शर्मिंदा हो गया कि मेरा चेहरा लाल टमाटर बन गया। मैं बस माफी मांगने ही वाला था, लेकिन मैंने अपने शब्दों को किसी तरह रोक लिया। मैं भला माफी क्यों मांगू? मैं तो एकदम कूल और भौकाल वाला अमीर लौंडा हूँ। और हाँ, वो मेरी बीवी है, तो मैं उसके साथ जो भी करूँ वो एकदम ही नॉर्मल सी बात है। साला मैं क्यों डरूं? वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि हमने कल रात जैसा कांड पहले कभी नहीं किया। हमने तो इससे भी ज्यादा तगड़े लेवल के लफड़े किए हैं। ये सब सोचते ही मैंने अपना हाथ दोबारा उसकी पतली कमर पर लपेट लिया और उसे सीधा अपनी बाहों में कसकर खींच लिया, जिससे हम दोनों के बदन एकदम से सट गए। वो एकदम सन्न होकर बस मुझे घूरती ही रह गई। मेरे बदन की हलचल से उसे शायद समझ आ गया था कि मेरा क्या इरादा है। उसने चुपचाप अपनी हालत का अंदाजा लगाया और बोली, आज रात तक इंतजार करते हैं, मुझे अभी थोड़ा अजीब लग रहा है। यह सुनकर मैं शर्म से लाल हो गया। मुझे मोटा मोटा अंदाजा हो गया था कि उसे दर्द क्यों हो रहा है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और उसने भी राहत की एक गहरी सांस ली और उसका पूरा बदन रिलैक्स हो गया। उसने अपना फोन उठाया और एक औरतों वाला ऐप खोलकर अपने मां बनने वाले सही दिन चेक किए, क्योंकि वो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना चाहती थी। वो इस साल 27 की हो गई है, जो कि बच्चा पैदा करने की एकदम परफेक्ट उम्र होती है। वैसे दादाजी के साथ उसकी डील का ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था।
पूरी तरह तैयार होने के बाद हम दोनों एक साथ नीचे हॉल में आ गए और उस वक्त दादाजी बड़े आराम से डाइनिंग रूम में बैठकर अपना सुबह का नाश्ता पेल रहे थे। जब उन्होंने हमें देखा तो वो कुछ पल के लिए हक्के बक्के रह गए और सोचने लगे कि क्या ये दोनों इतने थके नहीं थे कि उठ ही ना पाए। अरे मैं तो जवान और फुल एनर्जी से भरा हूं। इतनी जहरबंदी के साथ होने के बाद भी ये रात भर गेम क्यों नहीं बजाता रहा। दादाजी और बटलर झाओ ने एक दूसरे को बहुत ही अजीब नजरों से घूर कर देखा। उन दोनों की आंखों में तगड़ी वाली टेंशन साफ नजर आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं उनका पोता नामर्द तो नहीं। मैंने उन दोनों बुढ़ों की घूरती हुई नजरों को इग्नोर मारा और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठकर नौकर को चिल्लाकर अपना नाश्ता लगाने को बोला, क्योंकि मुझे बहुत तेज वाली भूख लगी थी। तभी वो बंदी भी मुस्कुराते हुए वहां आ गई और दादाजी को गुड मॉर्निंग बोलकर अपने लिए भी बैठने की जगह ढूंढ ली। दादाजी ने प्यार से हंसते हुए पूछा, क्यों क्यों, क्या तुम कल रात अच्छे से सो पाए? तो उसने भी मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया और बोली, बहुत ही अच्छे से। ये सुनते ही मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। दादाजी ने जब उसके खिले हुए लाल चेहरे को देखा तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि वो सच में मजे से सोई थी। बुढ़ा सोचने लगा, तो फिर मेरा पोता भी फुल मौज में सोया होगा। साला इनकी तो कट गई, पर मेरी यहाँ बुरी तरह वाट लग गई है। बुढ़े को पता था कि वो इसके लिए अपनी बहू को ताना नहीं मार सकता, क्योंकि वो बंदी समझदार है उसने, और मेरी बीवी ने तो ये बात शुरू से ही एकदम साफ कर रखी थी। तभी अचानक दादाजी ने मुझे घूर कर देखा। उन्हें पक्का ऐसा ही लग रहा होगा कि मैं उनसे इस बात पर नाराज हूं कि उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी इस बंदी से करा दी, और इसी वजह से मैंने अपनी बगावत दिखाने के चक्कर में कल रात अपनी बीवी को छुआ तक नहीं। यार बिना किसी बात के मुझे घूरा जा रहा था। मैंने भी एकदम चकरा कर उस बुढ़े को देखा। मैंने पूछा, दादाजी क्या माजरा है? आप सुबह सुबह उठते ही मुझे ऐसे गुस्से में क्यों घूर रहे हैं? मैंने आपकी बात मानकर चुपचाप शादी तो कर ही ली है ना, हमने सुहागरात भी मना ली है। फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके पास मेरे जैसा हैंडसम और बात मानने वाला पोता है, फिर भी आप मुझसे इतने नाराज क्यों हो और खुश नहीं होते। नाश्ता खत्म करने के बाद मेरी बीवी वहां से चली गई और मैं वापस अपने कमरे में जाकर अपनी बची हुई नींद पूरी करने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि रात भर बहुत मेहनत की थी और मैं ठीक से सो नहीं पाया था। तभी बुढ़े ने मुझे पीछे से आवाज मारी, रुक, कहाँ जा रहा है तू? मैंने बोला, सोने के लिए वापस अपने कमरे में। बुढ़ा चिढ़कर बोला, सोना कैसा सोना, अपनी तशरीफ उठा और सीधा मेरी कंपनी जाकर काम पर लग जा। क्या मुझे लगा कि शायद मेरे कान बज रहे हैं। मैंने हैरानी से पूछा, दादाजी क्या आप मुझे कंपनी जाकर काम करने के लिए बोल रहे हैं? क्या आपने पहले ऐसा नहीं बोला था? जब तक मैं घर रहकर बच्चा पैदा कर लूं, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तो क्या तुम शांति से बच्चा पैदा कर रहे हो? मैं कितना भी समझा लूं दादाजी, मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने सीधे नौकर को चाकू लाने का ऑर्डर दे दिया ताकि वो फिर से नस काटने का अपना पुराना तगड़ा वाला ड्रामा कर सके। दादाजी बोले, पहले मुझे टेंशन थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तू इस दुनिया में एकदम अकेला रह जाएगा और तेरी जिंदगी पूरी तरह से झंड हो जाएगी, पर अब मुझे कोई भी परवाह नहीं है। तूने अब शादी कर ली है और वो क्यों क्यों एकदम कड़क और वफादार बंदी है। अगर मैं सच में टपक भी गया तो मुझे पूरा यकीन है कि वो तेरा अच्छे से ध्यान रखेगी और इसी कई कंपनी का पूरा सिस्टम भी संभाल लेगी। अब मैं एकदम शांति से ऊपर जा सकता हूँ बिना किसी टेंशन के। वो चिल्लाए, उड़ जाओ, जल्दी से सबसे धारदार चाकू लेकर आओ। मैंने उस बुढ़े मास्टर को देखा और गुस्से में अपने दांत पीस लिए। साला ये कतई जहर नौटंकी है। मैं मान गया कि मैं गधे की तरह काम करूंगा, दिन में मजदूर और रात में बिस्तर पर एकदम हार्ड सांड बनकर अपनी पूरी ड्यूटी निभाऊंगा। किसी न किसी दिन मैं इस भसड़ में पक्का काम करते करते टपक जाऊंगा। ये सुनकर दादाजी ने मजे लेते हुए अपना सिर हिलाया और उनकी आंखें चमकी। गुरु, वो बोले, बिल्कुल सही। जब कोई लौंडा शादी कर लेता है तो उसे अपने काम की याद आ ही जाती है। पहले तो तू किसी भी कीमत पर काम नहीं करता, अब शादी के बाद थोड़ा सा डराया तो सीधा काम करने के लिए मान गया। मैंने हार मानकर अपने कपड़े बदले और एकदम चुपचाप दादाजी के पीछे पीछे अपनी उस कंपनी की तरफ निकल पड़ा। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि मैं सबसे निचले लेवल से शुरुआत करूं और करीब 2-3 साल तक वहीं पर रगड़कर काम सीखूं, ताकि मुझे हर एक चीज अच्छे से समझ आ जाए और हर डिपार्टमेंट में कुछ महीने बिताकर वहां का सारा खेल समझ लूं। जमीनी हकीकत को जानकर ही तुम इस पूरे गेम को अपने कंट्रोल में ले सकते हो, ये उनका कहना था। खैर, मैं दादाजी के साथ काम खत्म करके घर वापस आया था। अभी मेरे पिछवाड़े ने कुर्सी को ठीक से गर्म भी नहीं किया था कि तभी नौकर ने मुझे एक बहुत ही जोरदार झटका दिया। उसने बताया कि मेरी नई नवेली बीवी शेन किंग क्यू फिर से किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर चली गई है। भाई, मुझे लगा नहीं था कि वो अपने काम को लेकर इतनी पागल होगी कि हनीमून छोड़कर काम पे निकल जाएगी। चलो अच्छा है, मुझे तो फुलटू धमाल करने का टाइम मिल गया। अभी मैं इस सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि दादाजी की खुखार नजरों ने मेरा सिस्टम हैंग कर दिया। मेरी हवा टाइट हुई। मैंने पूछा, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? वो गुस्से में बोले, क्या तुझे खुद नहीं पता? ईमानदारी से बता, क्या कल रात बिस्तर पर तेरी परफॉर्मेंस एकदम 2 कौड़ी की थी? सच सच बताना मुझे एकदम छपरी। मेरा चेहरा शर्म से सूअर की तरह लाल हो गया। मैं जोर से चिल्लाया कि ऐसा किसने कहा, लेकिन दादाजी को लगा कि मेरी पोल खुल चुकी है और मैं बस अपनी भड़ास निकाल रहा। उन्होंने कहा, क्या ये भी बताने वाली बात है? अगर तू सच में इतना बड़ा खिलाड़ी होता तो क्या वो शादी के तुरंत बाद ही ट्रिप पर निकल जाती? वो पक्का तुझसे बचकर दूर भाग रही है। मैंने दांत पीसते हुए जवाब दिया कि वो अपने काम में बिजी है, इसका मेरी उस परफॉर्मेंस और मेरे हार्ड होने या ना होने से क्या लेना देना है भला। दादाजी को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। वो बोले कि पहले या बाद में बिजी नहीं थी, बस सुहागरात के बाद ही बिजी हो गई। अगर तूने उसे बिस्तर पर जन्नत दिखाई होती तो क्या वो चली जाती? जरा खुद को उसकी जगह पर रखकर सोच, क्या तू ऐसे मजे के बाद उसे छोड़कर किसी काम पर जाता? इस सीधे सवाल ने तो मेरी बोलती ही बंद कर दी यार। हालांकि मुझे उससे कोई प्यार व्यार नहीं है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि कल रात का वो कड़क मजा कुछ ऐसा था जिसे सोचकर ही मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। सच में बॉस, मुझे खुद पर ही शक होने लगा कि क्या उसका बिजनेस ट्रिप पर जाना सिर्फ उस काम से बचने का कोई बहाना तो नहीं था? कहीं मेरा पोपट तो नहीं बन गया? मुझे याद आया कि कल रात वो कैसे बारिश की तरह बुरी तरह रो रही थी। मुझे लगा था वो खुशी के आंसू हैं, पर क्या उसे मेरी वजह से बहुत तेज दर्द हो रहा था? यार, मैं अपने आइए परिवार का सबसे महान और बड़ा लौंडा हूं, लेकिन इस समय मुझे अपने ऊपर एक बहुत ही गंदा शक पैदा हो रहा था कि कहीं मेरा गेम बच तो नहीं गया।
मुझे अपनी जिंदगी पर ऐसा शक करते हुए देखकर दादाजी को बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था कि आखिर उन्होंने मेरा पोपट बना ही दिया। वो बोले, इस बार मैंने तुझे एकदम सही सबक सिखा दिया है। उधर मेरा कट गया था और तभी मुझे मेरे उन नल्ले दोस्तों ने शराब पीने के लिए बाहर बुला लिया था। मैं बाई लोंगियों के उन छपरी दोस्तों के साथ अपना दुख भूलने के लिए शराब पीने गया, पर किसे पता था कि मेरी पनौती मुझे वहां भी एक पतली गली में जाकर मिल जाएगी यार। मैं जैसे ही कमरे के अंदर घुसा, मेरी टक्कर सीधे मेरे साले शेन ये चेन से हो गई। उस डेढ़ शाणे ने जैसे ही मुझे वहां पर देखा, उसकी आंखें एकदम से तन सी गईं। सबके सामने उसने मेरी बेइज्जती करते हुए मुझे हॉल के एक कोने में खींच लिया और एकदम खूंखार तरीके से मुझसे सवाल जवाब भी करने लग गया था। वो बोला, शादी के अगले ही दिन तू मेरी बहन को एक खाली कमरे में अकेला छोड़कर यहाँ बाहर मजे करने आ गया है। क्या तू सच में उसके लायक है भी या नहीं बे? मैंने एकदम मासूमियत से कहा कि भाई तेरी बहन खुद पहले ट्रिप पर गई है। मेरी बात सुनकर उसका गला भर आया, लेकिन फिर वो तुरंत ही एकदम गुंडे वाले एटीट्यूड में आकर बोला कि सुन, क्या मेरी बहन ट्रिप पर है तो तू बाहर जाकर लौंडियाबाजी करेगा? एक शादीशुदा आदमी को अपनी औकात और जिम्मेदारियों का थोड़ा तो पता होना ही चाहिए ना, साले ढक्कन इंसान। तेरी बहन ने कहा था कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मुझे सुहागरात पर ही धोखा मिला तो क्या मैं अपना दुख कम करने के लिए दारू भी नहीं पी सकता? इस बार उसकी बोलती एकदम बंद हो गई थी। सच में अगर उसकी बीवी भी उसे ऐसे ही छोड़ देती तो वो शायद मुझसे भी ज्यादा रोता और बवाल मचाकर रख देता। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें घुमाई और एकदम शक भरी नजरों से मुझे देखने लगा। क्या तूने कोई ऐसा कांड किया है जिससे मेरी बहन परेशान हो गई हो? सच सच बता, वरना मेरी बहन कभी ऐसा नहीं करती। वो बहुत संस्कारी है। ये सुनकर मेरे तो तोते उड़ गए। क्या ये सब इसलिए है क्योंकि कल रात बिस्तर पर मैंने उसका बुरा हाल किया था? वो रो रही थी, भीख मांग रही थी, लेकिन मैं रुका ही नहीं, पर बाहर से मुझे शांत रहने का नाटक करना पड़ा। मैंने कहा कि मैं भला क्या कर सकता हूँ भाई? अगर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो जा और खुद अपनी बहन से पूछ ले। मुझे पक्का यकीन था कि बिस्तर वाली वो बातें वो अपने सगे भाई को तो कभी भी नहीं बताने वाली है। हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, क्या तुझे सच में लगता है कि मैं ऐसा घटिया आदमी हूं जो औरतों को सताए? मेरी इस इमोशनल और भौकाल वाली एक्टिंग ने शेन का पूरी तरह से गेम बजा दिया और वो बेवकूफ बन गया, क्योंकि उसकी नजरों में मैं बिल्कुल भी ऐसा खराब सा इंसान तो नहीं ही हूं जो किसी लड़की को परेशान करने वाला नीच इंसान हो। और वैसे भी उसकी बहन कोई ऐसी वैसी सीधी सादी फट्टू तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि हमारी वो गलतफहमी दूर हो गई थी, लेकिन मेरी शराब पीने की पूरी वाइब खराब हो गई। पूरे टाइम शेन मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं उसके घर से कोई मक्खन चोर बनकर आया ही हूं। मैं एकदम लूजर की तरह रात 11 बजे से पहले ही घर वापस आ गया ताकि अपने उस खाली सुहागरात वाले कमरे की चौकीदारी कर सकूं। मेरी जिंदगी झंड है। मेरे कंबल पर अभी भी उसकी वो भीनी भीनी खुशबू आ रही थी जो मुझे पागल कर रही थी। उस पूरी रात मेरी नींद एकदम हराम हो गई। मेरा तो भेजा फ्राई था। मेरे सपनों में बस वही सुहागरात का सीन चल रहा था जहां वो रोकर मुझसे भीख मांग रही थी, जिसकी वजह से अगले दिन उठते ही मैं ठंडे पानी से नहाने के लिए बाथरूम भागा था। जब मैं एकदम मरे हुए इंसान की तरह अपनी प्यासी और उदास शक्ल लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरा तो वहां दादाजी बैठे हुए मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक नजर में ही मेरी हालत को स्कैन कर लिया। तेरी बीवी को गए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तेरी हवस अभी से जाग रही है। मैं तुरंत चिढ़ गया और भड़क उठा। दादाजी, आप ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? उस बूढ़े इंसान को तो बस मजे लेने का ही शौक है। उन्हें आग लगाने से डर नहीं लगता। अगर तुझे उसकी याद आ रही है तो कॉल कर और उससे बोल दे कि जल्दी वापस आ जाए। एक पति और पत्नी के बीच अपनी इज्जत बचाने का क्या ही मतलब है? भाई, मैंने गुस्से में अपना कटोरा और चम्मच वहीं जोर से पटक दिया और वहां से सीधा बाहर निकल गया। लेकिन सच कहूं तो उस पल अंदर ही अंदर मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा था यार। एक कॉल ही तो करना था। ऐसा नहीं था कि मैं कॉल नहीं करना चाहता था। बात यह है कि मेरे पास मेरी नई बीवी का नंबर ही नहीं था और बस ऐसे ही शेन चिन मेरी वो कतई जहर पत्नी पूरे 7 दिनों तक गायब रही और फिर 7वें दिन की शाम को अचानक वो हमारे परिवार के साथ डिनर की टेबल पर टपक पड़ी। क्या ही कांड है यार। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर उसके लिए कोई धर्मशाला हो जहां वो कभी भी आ जा सकती है। उसे मेरे दादाजी के साथ मजे से हंसते हुए बात करते देखकर मेरा तो दिमाग का दही हो गया। वो मुझे अनदेखा कर रही थी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपने बर्तन वहीं पटक कर वापस सीधा अपने कमरे में आ गया। मेरी खोपड़ी सटक गई। मेरे पीछे से दादाजी की आवाज आई कि ये जवान बहुत उदास है और तुम्हें उसे प्यार से मनाना चाहिए। मैं अपने बेडरूम के उस सोफे पर जाकर बहुत ही शांति से बैठ गया था। मैं झूठा गेम खेलने का नाटक करने लगा, लेकिन सच कहूं तो दिल में मैं उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। पर कमरे के अंदर आने के बाद उसने एक भी शब्द नहीं कहा और वो सीधे बाथरूम में घुस गई। जैसे ही मुझे अंदर से बहुत भारी निराशा और गहरा दुख महसूस होने लगा था यार। मुझे लगा कि अमीर घराने की इस शादी में प्यार नाम की कोई भी चीज नहीं है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। वो एक बहुत ही पतली और जालीदार नाइटी पहनकर बाहर निकल आई। उसके एकदम गीले बाल उसके कंधों पर गिरे हुए थे। उस कातिलाना नजारे ने तुरंत मेरा सख्त लौंडा पिघला दिया। वो मुझसे बहुत प्यार से बोली, क्या तुम्हें सुना है? ये सुनते ही मेरा दिमाग पूरी तरह सुन पड़ गया। क्या सोने का मतलब सिर्फ रजाई में बातें करना था या फिर सुहागरात जैसा कुछ खास? इस पूरे हफ्ते उसके ख्यालों से बचने के लिए मैंने छुपकर अपने न जाने कितने गंदे कच्छों को धोया था। अब जबकि वो कतई जहर लड़की सच में मेरे एकदम ठीक सामने आकर खड़ी हुई थी, मैं अपनी भावनाओं पर बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाया। मैंने झटके से बोला, हाँ मुझे सुना है। मुझे बहुत डर था कि अगर मैंने देरी की तो वो पक्का अपना मन बदल लेगी और भारी पोपट होगा। लेकिन अपने फालतू के एटीट्यूड को बचाने के लिए मैंने एक और बहुत ही कड़वी और चुभने वाली बात कह दी, तुम कुछ भी गलत मत समझना। मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं सोना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे दादाजी को एक परपोता चाहिए। मैं तो बस अपना काम पूरा कर रहा हूँ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शेन को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने बहुत ही शांति से अपना सिर हिलाया। वो बोली, मुझे पता है, इसीलिए मैं इतनी जल्दी वापस आई हूँ। आज वैसे भी मेरा ओवुलेशन का खास दिन है। क्या वो सच में इस बात पर भी नाराज नहीं है? मैं पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। वो एक बहुत पढ़ी लिखी और एकदम आजाद ख्याल वाली बंदी है, फिर भी एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल होने पर भी उसके माथे पर एक भी शिकन तक नहीं आई। मैंने उससे पूछा कि आखिर वो क्या सोच रही है, लेकिन उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और बस 2 शब्दों में जवाब दिया,
चलो सोते हैं। ठीक है। उसे कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन मेरी तो हवा टाइट थी। भले ही मैंने मुंह से कहा था कि मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन मेरा शरीर पूरी तरह सच्चा था। उस सुहागरात के बारे में सोचते ही मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने हाथ पैर कहाँ पर रखूं। हम दोनों बिस्तर पर एक साथ लेटे हुए थे और मैं किसी लकड़ी की तरह एकदम अकड़ा हुआ था। मैं पागलों की तरह बस यही सोच रहा था कि क्या करूं, क्या मैं पहले उसे गले लगाऊं या फिर पहले उसे चूम लूं, क्या हमें थोड़ा फोरप्ले करना चाहिए। जैसे ही मैं शर्म के मारे इन 108 सवालों में उलझा हुआ था, मेरे बगल वाली उस औरत ने अपना गेम बजा दिया। उसने जोर से कंबल खींचा और बस एक ही झटके में वो पलटकर सीधा मेरे ऊपर आकर बैठ गई थी। भाई, उसके बहुत लंबे और झरने जैसे काले बाल मेरी छाती पर बिखर गए थे। उसने ऊपर से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं थी, बल्कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक अपना काम पूरा करने की एक भयंकर जिद थी। मेरे कुछ भी करने का इंतजार किए बिना उसने अपना सिर नीचे किया और उसके होंठ सीधे मेरे होठों से जा मिले थे। उस रात मैं पूरी तरह से बेकाबू हो गया था और एक न थकने वाले जानवर की तरह कई बार उसके साथ उलझता रहा। मैंने तब तक बिल्कुल हार नहीं मानी जब तक मैं थक नहीं गया। अगली सुबह हमारे शरीर की घड़ी ने हम दोनों को एकदम सही समय पर जगा दिया था। जब मैं नीचे नाश्ता करने के लिए गया तो भले ही मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मेरे चेहरे की वो भारी संतुष्टि किसी से छुप नहीं पा रही थी। मेरी चाल में भी स्वैग था। मेरा ये एकदम तरोताजा और जोश से भरा हुआ नया अवतार गलती से मेरे दादाजी ने देख लिया। दादाजी ने एक तिरछी मुस्कान दी और मन ही मन मुझे गालियां बकने लगे। साला, कुछ दिन पहले तो ये ऐसे मुंह लटकाए हुए घूम रहा था जैसे पूरी दुनिया का सारा बोझ इसी के कंधों पर हो, क्योंकि इसकी प्यास नहीं बुझी थी, जैसे दुनिया ने इसके करोड़ों रुपए मार लिए हों। इसकी बीवी बस कल रात ही तो वापस आई है और आज ये इतना चौड़ में है। किसने कसम खाई थी कि उसे अरेंज मैरिज नहीं करनी और वो दूल्हा बनने से मना कर रहा था। इसके मुंह पर पड़ी इस तमाचे की गूंज पटाखों से भी ज्यादा तेज है। नाश्ता खत्म करने के बाद वो तीनों अपने अपने काम पर जाने के लिए अलग हो गए थे। इस पल तक शेन किंग क्यू ने तुरंत ही अपना रूप पूरी तरह से बदल लिया था। घर पर वो बस एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन थी, लेकिन शेन ग्रुप में कदम रखते ही वो एक बहुत ही खुखार और एकदम बेरहम चुड़ैल बन जाती थी यार। शेन एंटरटेनमेंट की नई बनी हुई धांसू सीईओ के तौर पर कुर्सी संभालते ही उसका पहला खतरनाक वार उन सैकड़ों फालतू कलाकारों पर था जो अभी भी एक बहुत बड़ा स्टार बनने का मीठा सपना देख रहे थे। मीटिंग रूम का माहौल बहुत ही ज्यादा भारी और डरावना था। शेन ने सारे कागजात बहुत जोर से मेज पर पटक दिए। वो बोली, आज के बाद से हमारी इस कंपनी का पूरा फोकस बदल जाएगा। तुम सब लोग लाइव स्ट्रीम करके सामान बेचने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओ। ये बात सुनते ही पूरे हॉल में तुरंत एक भारी बवाल मच गया था। आपको समझना होगा कि ये कलाकार बहुत ही घमंडी थे, जो मानते थे कि वो एक बहुत ही गजब की कला बना रहे हैं। क्या लाइव स्ट्रीम पर सामान बेचना वो काम नहीं है जो छपरी टिकटॉक वाले करते हैं? किसने सोचा था कि शेन इतनी ठंडी और खौफनाक हंसी हंसेगी यार, और वो सीधा उस बड़ी सी स्क्रीन पर एक लंबी डेटा रिपोर्ट फेंक कर मारेगी। आज के इस जमाने में जहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक असली राजा है, टॉप के स्ट्रीमर्स की कमाई एक साल में दसियों या सैकड़ों अरबों तक आराम से पहुंच सकती है। और रही बात उन ए लिस्ट वाले बड़े और नामी सितारों की, तो दिन रात अपनी पूरी जान घिसने के बाद भी उन्हें सिर्फ कुछ 100 मिलियन ही मिलते हैं। मुझे कोई खोखली शौहरत नहीं, बल्कि असली रोकड़ा चाहिए। अपने नीचे बैठे हुए उन सारे फालतू कलाकारों को देखकर जो अभी भी विरोध करना चाहते थे, शेन की नजरें एकदम चाकू की तरह तेज थीं। इस लाइन में पैसा कमाना ही इकलौता सबसे बड़ा और कड़वा सच है। जो भी इंसान यहाँ पैसा नहीं कमाना चाहता, वो तुरंत पतली गली से निकल सकता है। उन सभी घमंडी और डेढ़ शाणे सितारों की नजरों में वो टिकटॉक वाले बस वो छपरी जोकर थे जो फूहड़पन और फालतू के विवादों के दम पर कूदते थे। लेकिन हमारी वो शेन किंग क्यू इन सबसे बिल्कुल ही ज्यादा अलग थी। वो पूरी तरह से एक पूंजीवादी थी और पूंजीपतियों के पास कोई जज्बात नहीं होते। उसकी नजर में कोई भी ऊंचा या नीचा बिल्कुल नहीं था यार, कोई महान या मामूली नहीं था, सिर्फ रोकड़ा बनाने की रफ्तार मायने रखती थी। उसने एकदम साफ कर दिया था कि जो भी सच में पैसा कमाना चाहते हैं वो साथ आ सकते हैं भाई। अगर तुम नहीं चाहते तो तुम पर कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा। ये एक टॉप क्लास की दबंग फीमेल बॉस का खतरनाक विजन था। सीधे शब्दों में कहें तो जिसे फंसाना है वो खुद फंसेगा यार। मैं अपने दादाजी के साथ कंपनी की तरफ जा रहा था। कार में दादाजी ने अचानक मुझसे एक बहुत ही जानलेवा सवाल पूछ लिया, क्या कल रात तुम्हारी बीवी क्यू ने तुम्हें प्यार से मनाया? ये सुनते ही शर्म से मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया। मैं कोई 3 साल का बच्चा थोड़ी हूँ, मुझे उसके मनाने की क्या जरूरत पड़ेगी? दादाजी ने मेरी तरफ बहुत ही भारी निराशा से घूर कर देखा। मैंने उसे तुम्हें मनाने को बोला था। मैंने कहा, तुम उसकी याद में इतने पागल हो कि तुम्हारा मूड खराब है और उसे तुम्हें थोड़ा और समझना चाहिए था यार। तुरंत ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर पूरा आसमान ही गिर पड़ा हो। मैं महान ये परिवार का सबसे बड़ा और धांसू बेटा हूँ। मैं कब से इतना ज्यादा चिपकू किस्म का इंसान बन गया? मेरी तो पूरी की पूरी इज्जत ही धुल गई। मैं इतना गुस्से में था कि मेरा मन किया अपना सिर दीवार पर दे मारूं। जैसे ही मैं साफ मुंह करने वाला था कि तभी दादाजी ने मेरे घाव पर नमक छिड़क दिया। क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती? तो फिर पिछले कुछ दिनों से तुम किसके लिए अपना ये मनहूस सा मुंह लटकाए बैठे थे और कूड़ेदान में पड़े हुए उन सारे गंदे कच्छों का आखिर क्या राज है? दादाजी, मैंने एकदम झटके से अपना सिर घुमाया। मेरी आंखें इतनी फटी रह गईं जैसे वो अभी बस बाहर ही निकल कर गिर पड़ेंगी यार। उन्हें मेरी इतनी ज्यादा प्राइवेट बात के बारे में आखिर कैसे पता चल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि बोर्ड का इतना बड़ा चेयरमैन अपने ही पोते का सारा कचरा छान मार रहा हो? भाई, दादाजी की उस शातिर स्माइल को देखकर मेरा बस यही मन किया कि मैं वहीं गड्ढा खोदूं और उसी के अंदर छुप जा। पता चला कि सफाई वाली ने बटलर को बताया और बटलर ने दादाजी को बता दिया। यहाँ तक कि जो चीज मैंने टिश्यू पेपर से छुपानी चाहिए थी वो भी पूरी तरह से सबके सामने एकदम बेनकाब हो चुकी थी। इस पल में मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मेरी पूरे 22 सालों की मासूमियत और मेरी सारी इज्जत पूरी तरह से खाक में मिल चुकी थी। सिर्फ दादाजी को ही नहीं, बटलर को भी पता था और तो और नौकरानी भी जानती थी कि छोटे मालिक ने अपनी पत्नी की याद में तड़प कर आखिर क्या क्या गंदे कांड किए हैं। सत्यानाश हो। मेरी हालत एकदम खराब थी, जैसे जान ही निकल जाएगी। पर अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने उसे कड़ी धमकी दी कि दादाजी, छिंगछियू को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए किसी भी हाल में, वरना मैंने कार के दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़ा और एकदम घूरते हुए बोला,
मैं अभी इसी वक्त गाड़ी से बाहर कूद जाऊंगा, ये बात पक्की समझ लो। ये सुनकर वो एकदम डर गए और जल्दी से मुझे पक्का भरोसा दिलाया, पर मुझे फिर भी शांति नहीं मिली। इसलिए आगे का लफड़ा खत्म करने के लिए मैंने इतिहास की सबसे खतरनाक कसम खा ली। अगर आपने उसे कुछ भी बताया तो इस जन्म में अपने परपोते का मुंह देखने का सपना बिल्कुल भूल जाना दादाजी, वरना मैं सच में बहुत बड़ा कांड कर दूंगा। मेरा ये दांव सच में काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि खुद पर ही जुल्म करना दुनिया की सबसे असली और बड़ी बेइज्जती होती है मेरे भाई। उस बुढ़े का पसीना छूटता देखकर मैंने आखिर में कार का हैंडल छोड़ दिया और चैन की लंबी सांस ली। जब तक उस लड़की को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता है तब तक मेरी जान बची। मैं अपना सख्त लौंडा वाला एटीट्यूड आराम से बनाए रख सकता हूँ, और उधर वो बेखबर लड़की पूरे ध्यान से अपने काम और करियर के पीछे पागलों की तरह भाग रही थी यार। उसने अपनी कंपनी को सबसे ज्यादा पैसा कमाकर देने वाले शी छांगशुन के साथ एक तगड़ी मीटिंग सेट की थी। वैसे तो वो बंदा बस फालतू के छपरी ड्रामे करके ही फेमस ही हुआ था, पर उसकी नज़र में ऐसा कोई इंसान नहीं था जिससे वो अपने फायदे के लिए जमकर पैसा ना निकाल सके। उसके लिए बस बिजनेस ही सब कुछ था। इस खाने का मेन मकसद इस हवा में उड़ने वाले टॉप स्टार को अपने लाइव स्ट्रीम वाले मार्केट में उतारना था, पर असल में वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बड़े लेवल का गेम खेल रही थी। वो सिर्फ इतना नहीं चाहती थी कि वो कभी कभार आके थोड़ा बहुत सामान बेचे, बल्कि वो स्टार का पूरा इस्तेमाल करके अपनी कंपनी के नए स्नैक्स को पूरी दुनिया में एकदम भौकाल के साथ प्रमोट करना चाहती थी। वो पहली बार इस बड़े सुपरस्टार से मिल रही थी। सच कहूं तो इस लौंडे के पास नखरे दिखाने और हवा में उड़ने का पूरा पूरा सॉलिड कारण था। ठंडी खौफनाक नजरें, चमकती हुई ईयरिंग और एकदम कड़क सफेद बाल। उसकी पूरी वाइब ही ऐसी थी कि कोई भी अनजान इंसान दूर ही रहे। उसने सोचा था कि ये डील पक्का एक बहुत ही तगड़ी भसड़ होने वाली है। उसने खुद को एक लंबी और दिमाग खराब करने वाली बहस के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया था। लेकिन जब उसने अपनी बात एकदम आराम से उसके सामने रखी तो इस सुपरस्टार ने, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसका गुस्सा एकदम रापचिक है और वो छोटी सी बात पर भी रायता फैला देता है, उसने बिना कुछ नाटक किए एकदम मजे में हाँ में अपना सिर हिला दिया और बोला, ठीक है, बाकी सारी बातें मेरे एजेंट के साथ कर लेना। ये देखकर वो तो वहीं की वहीं एकदम सुन पड़ गई कि क्या इस बंदे ने इतनी आसानी से कैसे हाँ कर दी यार। सच क्या मार्केट में ऐसी अफवाह नहीं थी कि इसे मनाना नामुमकिन है? ये कहाँ से मुश्किल लग रहा है? ये तो किसी सीधे सादे गधे की तरह पालतू बर्ताव कर रहा है यार। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उसने जरा सा भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि खुद आगे बढ़कर वेटर को बुलाया और खाने के लिए और भी ज्यादा चीजें ऑर्डर कर दी। उसकी नजरें भी थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसने कहा, यहाँ का ये खाना बहुत फेमस है, तुम्हें खाना चाहिए। उसके हल्के लाल होते हुए कानों को देखकर मेरी बंदी के दिमाग का पूरा दही हो गया था और वो सोच में पड़ गई कि क्या ये स्टार उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक उसी समय मैं और दादाजी अपनी मीटिंग खत्म करके वहीं से बाहर निकल रहे थे कि हमारी नजर अचानक से उस पर पड़ी जो उस स्टार के साथ मजे से खा रही थी। ये देखकर मेरे अंदर जलन की बहुत तेज आग लग गई। उसे उस सफेद बालों वाले छपरी के साथ बैठा देखकर मेरी नजरें गुस्से से एकदम ठंडी पड़ गईं। पर दूसरी तरफ मेरे दादाजी ने एकदम फुल टू स्माइल के साथ उन दोनों को मजे से हेलो बोला। उसने भी जवाब में प्यारी सी स्माइल दी और फिर अचानक से उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। पर मैं इतना ज्यादा चिढ़ा हुआ था कि मैंने उसकी तरफ देखना भी बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। मैंने बस नाक सिकोड़ते हुए एटीट्यूड में अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और मन में सोचा, वाह क्या बात है, यहाँ किसी दूसरे अनजान लौंडे के साथ खाना खाने में बहुत मजे आ रहे हैं ना। मैंने कुछ नॉर्मल सी बातें की और दादाजी के साथ वहां से कट लिया। मेरा मुंह गुस्से से एकदम सूजा हुआ था और मैं उसे वहां पूरी तरह से कंफ्यूज और हैरान हालत में छोड़कर आ गया। वो सोच रही थी कि अब इस नवाबजादे को अचानक से क्या नया दौरा पड़ गया है। मुझे वहां से गुस्से में जाते हुए देखकर उस छांगशुन के चेहरे का पूरा हाव भाव ही बदल गया। उसने अपना सिर घुमाया और उससे पूछा कि क्या तुम उस बुढ़े के काफी ज्यादा करीब हो क्या, जो तुम उन्हें एकदम सीधे तरीके से दादाजी कहकर बुला रही हो। उसने बिना किसी टेंशन के सिर हिलाकर बोला कि मेरी और हियान की शादी हो चुकी है। ये सुनते ही उस लौंडे के हाथ एकदम सुन पड़ गए। उसकी आंखों में गहरा सदमा, हैरानी और यकीन न होने वाला अजीब सा भाव साफ दिख रहा था। बहुत देर तक शांत रहने के बाद आखिर में उसके गले से आवाज निकली, क्या ये कोई जबरदस्ती की अरेंज मैरिज है? क्या तुम्हारे खानदान में कोई बड़ी मुसीबत आ गई है? वो एकदम हैरान रह गई और बोली, क्या मतलब? वरना तुम उस फातू और दो कौड़ी के नालायक इंसान से शादी क्यों करती जो बस अपने बाप के पैसों पर ऐश करता है? उसकी बातों में मेरे लिए एकदम खुली नफरत और सीधा हमला भरा हुआ था, जो साफ पता चल रहा था उसकी नजर में मैं सिर्फ एक कचरे का डिब्बा था जो उसके लायक बिल्कुल भी नहीं था। उसने बस हल्की सी स्माइल दी और एकदम ठंडी हवा की तरह मजे लेते हुए प्यार से जवाब दिया कि क्योंकि मैं सच में उससे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने उससे शादी की है। इस सीधे और तगड़े झटके ने उस छपरी स्टार की बोलती पूरी तरह से बंद कर दी और उसका गला एकदम सूख गया। अब सीन बदलता है, रात हो गई थी और मेरा मूड बहुत खराब था। मैं अपने जिगरी दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहा था। मैं यीचेन के ठीक बगल में जाकर धम से बैठ गया। इस लौंडे को तो बस मेरे जले पर नमक छिड़कने में ही मजा आता है। वो बोला, जीजा जी आप यहाँ पर कैसे आ गए? क्या मेरी बहन अपने बिजनेस ट्रिप से वापस नहीं आई है? क्या आप घर पर उसके साथ मजे करने की जगह यहाँ हम लोगों के साथ क्यों घूम रहे हो? मेरा भेजा तो पहले से ही फ्राई था और उसकी बकवास सुनकर मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसके साथ वो तो किसी टॉप के हैंडसम लौंडे के साथ खाना खाने में मजे कर रही है, उसे मेरी क्या जरूरत है? मैंने उसे एकदम खौफनाक नजर से घूरा और मुझे अंदर से अपने लिए बहुत ही ज्यादा बुरा और उदास फील हो रहा था। उसका वापस आना ना आने से भी ज्यादा बेकार है। उसे देखकर ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। उसने मेरे उदास चेहरे को देखा और अपने माथे पर सिकुड़न लाते हुए एकदम अजीब तरीके से घूरा। तुम इतने कड़वे तरीके से बात क्यों कर रहे हो? क्या इसे तुम्हारा कोई लेना देना है? मैं ये सुनते ही बुरी तरह से भड़क गया और मेरे अंदर का सारा गुस्सा बाहर आ गया। क्या तू जरूरत से ज्यादा डेढ़ शाना नहीं बन रहा है? क्या तेरा घर समुद्र के किनारे है जो तू हर बात में इतनी ज्यादा गहराई तक जा रहा है? जैसे ही वो मुझे पलटकर कुछ बोलने वाला था, मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। वैसे भी जब तू स्कूल जाता है तो क्या तेरे टीचर्स ने तुझे अपने से बड़ों की इज्जत करना और छोटों से प्यार करना नहीं
सिखाया है। क्या तू अपनी जीजा जी के साथ इसी घटिया एटीट्यूड में बात करता है? हालांकि मेरी किस्मत प्यार के मामले में अभी पूरी तरह से झंड चल रही थी, पर मुझे अपने रुतबे का इस्तेमाल करके अपनी खोई हुई इज्जत वापस लानी थी। बड़ा उसने शक से पूछा तो मैंने एकदम पूरे भौकाल के साथ हाँ में अपना सिर हिलाया, जैसे ये कोई बहुत ही आम बात हो। मैं तेरा जीजा हूं तो क्या मैं रिश्ते में तेरे बाप समान नहीं हुआ? लियू जियानली, जो पास में ही खड़ा था, उससे ये बकवास बर्दाश्त नहीं हुई और वो बोला, तुम दोनों वहां कोने में खड़े होकर खुसुर फुसुर क्या कर रहे हो? हमारे आसपास खड़े सभी जिगरी दोस्तों की नजरें एकदम से हमारे ऊपर टिक गईं और उनकी आंखों में एकदम गहरा शक भरा हुआ था। वो सब सोच रहे थे कि ये दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। पहले तो ये दोनों जब भी मिलते थे तो कुत्तों की तरह लड़ते थे, और अब ये अकेले में सीक्रेट बातें कर रहे हैं, जैसे कि हम बाकी भाइयों को ये दोनों अपने ग्रुप से पूरी तरह बाहर निकाल रहे हैं। वो कुछ समझाने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी मैंने अपनी पीठ को एकदम सीधा किया और उसके कुछ भी बोलने से पहले ही बोला, अरे कोई बात नहीं है, मैं तो बस इस नालायक को जिंदगी का एक सबक सिखा रहा था। ये सुनकर पूरा ग्रुप जोर से हंसने लगा। उसे सबक सिखा रहा है? भाई तू उसे कैसे सबक सिखा सकता है? मैंने बिना हंसे एकदम सीरियस होकर झूठ बोला, मैं इसे सिखा रहा था कि एक इंसान को हमेशा ये पता होना चाहिए कि अपने से बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। जियानली इतना जोर से हंसा कि उसकी आंखों से पानी आ गया। इस कमरे में तुमसे बड़ा कौन है बे? क्या हम सब एक साथ बचपन से नंगे नहीं घूमे हैं क्या? तू किससे चाहता है कि वो झुककर तेरी इज्जत करे? अरे मेरी और किसकी? मैंने अपनी नाक की तरफ इशारा करते हुए इतने घमंड में बोला कि किसी को भी तेज गुस्सा आ जाए मैं इसका बड़ा हूं। सब लोग और भी ज्यादा जोर से हंसने लगे। तू किस एंगल से इसका बड़ा लगता है बे हियान? तेरी इतनी हिम्मत कि तू उसका फायदा उठाए ध्यान से। सबने मजे लिए और तमाशा देखने लगे। ये चैन, क्या तू सच में ये सह लेगा? वो तेरे सिर पर चढ़ रहा है, तू उसका गेम नहीं बजाएगा? वैसे भी सबको पता था कि वो अपनी बहन के लिए एकदम पागल। जो भी उसकी बहन का फायदा उठाने की कोशिश करता वो अपनी मौत बुलाता। लेकिन अगले ही पल सबकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि शेन वहां एकदम शांत बैठा था। हालांकि उसका चेहरा गुस्से से बर्तन के पेंदे की तरह एकदम काला पड़ गया था, लेकिन उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया। वहां का माहौल अचानक से एकदम शांत और खौफनाक मौत जैसा हो गया था। मैंने फुल भौकाल में अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और मेरी वो घमंडी नजरें उस पूरे कमरे में घूम रही थीं। वहां खड़े सभी लोगों को मेरी वाइब एकदम अलग नजर आई। मेरे दिल के अंदर तो एक अलग ही खुराफाती गणित चल रहा था। क्या उसकी औकात है मुझ पर हाथ उठाने की? अगर उसने मेरे एक भी बाल को छुआ तो मैं सीधा जाकर किंग से उसकी चुगली कर दूंगा। मेरे उस छपरी और घमंड से जीते हुए चेहरे को देखकर और फिर शेन को गुस्से में बुरी तरह से घुटता हुआ देखकर जियानली तो एकदम सदमे में चला गया। उसका जबड़ा नीचे गिर गया था। वो बेबस होकर बोला, भैंस की आंख, शेन का ऐसा भयंकर और खतरनाक गुस्सा भी कभी इतनी आसानी से एकदम शांत किया जा सकता है क्या? इसका तो बस एक ही मतलब था कि मेरी बात 100% सच थी, मैं ही उसका असली जीजा हूं। ये सब कैसे मुमकिन है? ऐसा सोचते हुए उस जियानली ने मुझे एकदम बहुत ही ज्यादा हैरानी से घूर कर देखा। वो बोला, तुम किंग के साथ कैसे सेट हो गए बे? ये तो एकदम किसी सपने जैसा लग रहा है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हुआ है। एक तरफ वो एकदम कड़क और फैसले लेने वाली बॉस लेडी है जिसका अपना बहुत तगड़ा और शानदार सा करियर सेट है, और दूसरी तरफ तू एक नंबर का लुक का आशिक और एकदम नल्ला इंसान है। इन दोनों को साथ रखना ऐसा है जैसे आग और पानी का मेल, दोनों की वाइब एकदम अलग है। ये बहुत अजीब। सबकी इस हैरानी को देखकर मैंने एकदम शांति से अपनी एक उंगली उठाई और हिलाते हुए बोला, मुझे तुम सबको थोड़ा सा ठीक करने दो। हम दोनों सिर्फ साथ ही नहीं हैं, बल्कि हमारी बाकायदा शादी हो चुकी है। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों की हवा टाइट हो गई। शेन काफी देर तक एकदम सुन रहने के बाद बड़ी ही मुश्किल से हकलाते हुए बोला, धत तेरी की ये क्या कांड हो रहा है? मेरी वो देवी जैसी खूबसूरत परी बहन किंग ने ऐसे ही अचानक से शादी कर ली। मुझे तो अभी भी कोई यकीन नहीं हो रहा है, और वो भी तेरे जैसे नीच इंसान से। अगर तेरे जैसे एक नल्ले को वो इतनी आसानी से मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? मैंने अपना भौकाल दिखाते हुए अपने कंधे उचकाए और आराम से कहा, यह सब हमारे परिवार के बड़े लोगों ने तय किया था। ये बस एक बिजनेस डील वाली शादी है। ये सुनते ही सबसे पहले जियानली का दिल टूटा। वो रोकर बोला, अगर ये यीचुआन इसके लायक हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? शी जिशिंग भी बेचैन होकर बोला, और मेरा क्या, मैं भी तो अच्छा हूं उनकी नजरों में। किंग एक ऐसी हस्ती थी जिसे वो लोग सिर्फ एक खूबसूरत परी की तरह ही देखते थे। पहले उन्हें अपनी कोई औकात नहीं लगती थी, इसलिए कभी हिम्मत नहीं की, पर मेरे जैसे एक ढक्कन इंसान को उसे इतनी आसानी से पाता देखकर उन्हें भी अपने अंदर एक उम्मीद जगी कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। आखिर हम किंग की बात कर रहे हैं, जो एकदम समझदार, तेज दिमाग वाली और बहुत ही ज्यादा दिलदार बंदी है, और बचपन से ही वो उनकी बड़ी बहन जैसी रही है। भविष्य में किसी अनजान सी अमीर लड़की से शादी करने की बजाय किंग से शादी करना तो एकदम लॉटरी लगने जैसा है, और ये किसी बड़े जैकपॉट से कम नहीं है। और वैसे भी वो बचपन से ही लोगों का बहुत अच्छा ध्यान रखती है। अगर उनकी सच में शादी हो गई तो वो पक्का अपने पति को हमेशा आसमान पर ही बिठा कर रखेगी। इन भूखे भेड़ियों की इतनी बड़ी भीड़ को देखकर शेन के चेहरे पर एकदम बेचारी और पूरी तरह से बेबस लाचारी साफ नजर आ रही थी। वो बहुत परेशान था और बोला, सत्यानाश, मुझे भी ये बात हाल ही में पता चली है। उसने मुझे नफरत से घूरा। क्या तुम्हें लगता है कि ये सारा कांड होता? अगर उसे पहले ही पता होता तो वो कोई भी भारी भसड़ मचाकर ये फालतू शादी पक्का ही एकदम तोड़ देता। वो मेरे जैसे एक सुअर को, अपने परिवार के बगीचे की सबसे कीमती गोभी को बिल्कुल भी खराब नहीं करने देता अपने जिगरी दोस्तों का। ये टूटा हुआ दिल देखकर मेरे अंदर घमंड और दुख दोनों की एक अजीब सी वाइब पैदा हो रही थी यार। घमंड इसलिए क्योंकि जिस देवी के ये लोग दिन रात सपने देखते थे वो अब कानूनी रूप से सिर्फ मेरी बीवी है, और दुख इसलिए कि क्या मैं सच में इतना ही ज्यादा घटिया और खराब इंसान हूं कि कोई भी मुझे उसके लायक नहीं समझ रहा है। शेन का मुझसे चिढ़ना तो समझ आता है, आखिर वो उसका सगा भाई है, लेकिन ये शी जिशिंग और जियानली किस औकात से सोच रहे हैं कि मैं किंग के बिल्कुल भी लायक नहीं हूं। ये परिवार का वारिस होने के नाते मेरे पास पैसा और एकदम कातिलाना लुक्स दोनों हैं। बाहर निकलूंगा तो हजारों लड़कियां मुझ पर बहुत ही आसानी से लट्टू हो जाएंगी, लेकिन इन नल्ले दोस्तों की वजह से आज मुझे खुद पर ही गहरा शक हो रहा है। धत्त तेरी की, उस किंग में ऐसा क्या खास है? मैंने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या वो बाकी औरतों से बस थोड़ी सी ही ज्यादा सुंदर है, थोड़ी ज्यादा होशियार, और उसका फिगर भी थोड़ा सा ही ज्यादा कड़क है?
बस इतनी सी तो बात है, ऐसा तो नहीं है कि वो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा है। मेरा ये फालतू घमंड और दिखावा देखकर जियानली अंदर ही अंदर बुरी तरह जल गया और उसने तुरंत मेरी भारी बेइज्जत कर दी। वो बोला, तुम इतना क्यों उड़ रहे हो? क्या ये बिना प्यार वाली सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है? मुझे भी ऐसी ही शादी चाहिए। मैंने कभी किसी बड़ी औरत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन अगर वो किंक्यू है तो मैं सच में उसके लिए एकदम राजी हूँ। अपने जिगरी दोस्तों की इस जली कटी आवाज को सुनकर मैं जोर से हंसा और मेरी आंखों में उनके लिए एकदम नीच वाली बेइज्जती भरी हुई थी। मैंने कहा, तुम ढक्कन लोग जानते ही क्या हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये बिना प्यार वाली सिर्फ पैसों की शादी है? ये सुनकर सबके तोते उड़ गए। वो बोले, तो क्या ऐसा नहीं है? मैंने हंसकर कहा, नादान बच्चों। मैंने फुल कॉन्फिडेंस में पूछा कि अगर ये सिर्फ पैसों के लिए होता तो उसने किसी और अमीर लड़के को क्यों नहीं पकड़ा? इस शहर में मेरे परिवार से भी ज्यादा अमीर और उसकी उम्र के कई तगड़े लड़के मौजूद हैं। वे क्या वो सारे मर गए हैं किंक्यू की खूबसूरती और उसके तेज दिमाग के आगे? क्या उसे कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिल सकता था? यहां तक बोलकर मैंने एक मोर की तरह घमंड से अपना सिर एकदम ऊपर उठाया। फिर मैं ही क्यों? इसका और क्या कारण हो सकता है? जाहिर है क्योंकि वो मुझ पर लट्टू है। मेरी नजरों में ये माजरा एकदम साफ था। वो किंक्यू पक्का मेरी इस जवानी और मेरे जलवों की पूरी तरह से दीवानी है। उसे मेरे इस शानदार चेहरे से ही प्यार है। ये सब सुनकर जियानली और शी जशन के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या उनकी वो एकदम परफेक्ट और बेदाग देवी असल में एक नंबर की बहुत बड़ी ठरकी है? उसने मुझ जैसे एक इंसान को चुना जिसके पास सिर्फ एक अच्छा चेहरा है। शेन भी एकदम चुप हो गया था। हालांकि वो इस बात को मानना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि मेरी बात में एकदम दम है। अगर उसकी बहन सच में शहर के किसी भी अमीर लड़के के साथ डील वाली शादी करना चाहती तो लड़कों की लाइन फ्रांस तक लग जाती, लेकिन फिर भी उसने मुझे ही चुना। पहली नजर के प्यार या फिर मेरे इस कातिलाना लुक पर फिदा होने के अलावा शेन को कोई और कारण पल्ले नहीं पड़ रहा था। उसने मजबूरी में मुझे एक बार घूर कर देखा। उसे ये बात माननी पड़ी कि उसकी बहन के सामने मेरी इकलौती औकात बस मेरा ये खूबसूरत चेहरा ही था। मैं अपनी पूरी गैंग में सबसे ज्यादा हैंडसम और एकदम कड़क लौंडा था, और इसी वजह से अब सारा का सारा माहौल पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। अब शी जिशिंग और जियानली अंदर ही अंदर एकदम बुरी तरह से टूट चुके थे और उन्होंने तय किया कि वो अपने इस गहरे दुख को दारू पीकर ही दूर करेंगे। अब उनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद बचा हुआ था कि वो आज रात मुझे इतनी ज्यादा शराब पिलाएंगे कि मेरी मौत ही हो जाए। फिर वो सब मुझे डिनर की टेबल से उठाकर सीधे एक बहुत ही बड़े और तगड़े वाले क्लब में लेकर आ गए थे। वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा शानदार और कड़क था। हम सब वहां मजे कर रहे थे कि तभी वहां पर अचानक बाइलोंग्यू ने कुछ रोकने की पूरी कोशिश की थी, और वो चाहता था कि ये सब फालतू का नाटक और ये भसड़ अब इसी वक्त एकदम पूरी तरह से बंद हो जाए ताकि हम आराम से बैठकर अपना काम कर सकें। लेकिन वहां किसी ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और वो सब अपने दुख में डूबकर बस अंधाधुंध शराब गटकते ही जा रहे थे, जैसे उनका आज ही एकदम से मोए हो गया था और उनके सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। वो बस मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानकर घूर रहे थे और मुझे शराब पर शराब पिलाने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। यार मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था और मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि मैं इस स्यापे से बाहर कैसे निकलूं। मेरी तो एकदम वॉट लग चुकी थी। सच में मुझे लग रहा था कि आज तो ये लोग पक्का मेरी जान लेकर ही मानेंगे और किंक्यू को मेरी लाश ही नसीब होगी। मैं बस वहां बैठकर अपनी जिंदगी के झंड होने का तमाशा देख रहा था और चुपचाप उनकी सारी बकवास सुन रहा था, क्योंकि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। मुझे बस किसी भी तरह से आज की ये मनहूस रात काटनी थी। तभी मैंने ठान लिया कि अब मैं भी फुलटू धमाल करूंगा और उन्हें दिखा दूंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं, और इस भसड़ का पूरा मजा मैं भी लूटूंगा ही यार।